जय हिंद साथियों और प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अपनी पूरी फिजिक्स को कंप्लीट करने के लिए तैयार हैं। फर्स्ट फिजिक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है विद न्यूमेरिकल सहित। आज हम लोग सेकंड फिजिक्स में एक ऐसा लेक्चर लेकर आने वाले हैं जो पूरी तरंग प्रकाश की टॉपिक को ही पूरा खत्म कर देगा। जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो सब के सब एक ही लेक्चर पे मिल जाएंगे और वो लेक्चर है आज का। तो इसे पूरा का पूरा ही देखें ताकि आप जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं वो आपके सामने यहीं पर मिल जाएं और आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि हम सर क्या पढ़ेंगे आज इस तरंग प्रकाश की वाले चैप्टर में। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने अध्याय इस यूनिट में शामिल हैं, वो सब के सब इधर हैं। इनसे रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन होंगे वो सब के सब इसी लेक्चर में कंप्लीट कराए जाएंगे। चैप्टर टोटल आएंगे आपके पास 4 चैप्टर हैं इसमें किरण प्रकाश की में। पहला प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे हम। जब आप इसे कंप्लीट पढ़ लेंगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि वन शॉट वीडियो है तो बहुत वो केवल बताए जाएंगे जो आपके उसमें आने वाले हैं पेपर में। यहाँ पर इसके बाद हम लोग कौन पढ़ेंगे, गोली पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन। ये चैप्टर पढ़ लेंगे। इससे इंपॉर्टेंट जितने भी डेरिवेशन है वो सब के सब हम पढ़ लेंगे। जब ये आप पढ़ चुके होंगे फिर आप प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन इस चैप्टर पर पहुंचेंगे और इसके डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। और जो चौथा होगा वो प्रकाशिक यंत्र होगा। सर आपने बता दिया कि ये चैप्टर हैं, पर ये भी होता है ना बच्चों के लिए कि इनमें से कौन ज़्यादा आता है, तो उनके तौर पर मैं कहता हूँ आपसे 2 बातें याद रखिए ज़रा। ये जो चैप्टर है ना, आज तक बोर्ड एग्जाम ने ऐसा पेपर नहीं बनाया जिसमें इस चैप्टर से ना पूछा गया हो। जितने भी इसके डेरिवेशन होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे इस चैप्टर के। दूसरी बात, ये जो चैप्टर है ना ऐसा है कि इससे भी बहुत जरूरी है। ये बातें ध्यान रखो, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इससे भी पूछा गया है, इससे 3-3 नंबर के आए हुए हैं प्रश्न। इससे भी 3-3 नंबर के प्रश्न पूरे आए हुए हैं। इस वाले से 3-3 नंबर में आए हैं, इस वाले से भी 3 नंबर तक आए हैं, लेकिन इससे इससे सर वो नंबर आए हैं जो सबसे ज़्यादा होते हैं, 4 से 5 नंबर वाले क्वेश्चन इन दोनों से आए। कुल मिलाकर ये जो प्रकाशिक यंत्र है, ये प्रकाशिक यंत्र ये वो चैप्टर है जिसे आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 डेरिवेशन अगर आप पढ़ लेते हैं, 2 या 3, तो फिर मानकर चलें आपके 4 से 5 नंबर पक्का हो जाएंगे हर हाल में। और टोटल ये लगभग 8 नंबर के आएंगे न्यूमेरिकल सहित। तो अगर आपके 3 डेरिवेशन पढ़ने से ये कंप्लीट होता है तो आपको चाहिए कि पूरा लेक्चर कंप्लीट करें। इससे लगभग आपको मिल जाएंगे 7 नंबर इस चैप्टर से। फिर इसके बाद इससे लगभग 3 नंबर तो मिल ही जाने हैं, इससे मिनिमम 3 नंबर मिल जाने। तो 3-3 6 और 6 मान लो 4 इससे 7 मिल जाएंगे, तो मान लो 6 मिल जाए तो 3-3 6 6 12 इससे मिल जाएंगे और 7 नंबर इससे मिल जाएंगे, 19-20 नंबर। कुल मिलाकर ये जो है ना इससे लगभग 20 नंबर प्रकाशिकी से मिल जाएंगे आपको। अब इन्हें क्या करना है, 20 नंबर नहीं छोड़ना है, तो पूरा लेक्चर शुरू से लेकर धीरे 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 अंत तक जाना है आपको। और एक ही दिन में कंप्लीट करना है और एक बार नहीं कंप्लीट करना है। जब टाइम मिले 2 से 3 बार आप जरूर पढ़ें ताकि जितनी भी कॉन्सेप्ट है वो पूरे के पूरे एक तरफ से क्लियर होते चले। मैंने बता दिया, उम्मीद है कि जो टॉपिक मैंने बताए हैं ये इंपॉर्टेंट समझ में आए होंगे। अगर नहीं आ रहे, दिमाग में थोड़ी सी भी खुराफात भरी, तो क्वेश्चन बैंक उठाकर देखो या फिर अनसॉल्व पेपर उठाकर देखो या पेपर ही उठाकर देख लो पिछले साल का। अगर इस चैप्टर से ना मिला हो तो मेरे पास आकर देखना यहाँ पर, ठीक है, बताना। हर साल आया है और इस साल भी आएगा। अब यहाँ पर पहला डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। ये तो वो चीज़ है जो आपको पढ़ानी है। पहले चैप्टर पे चलते हैं और ये पहला संबंध हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या है, अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध हमें पढ़ना है, ठीक है। चलो इससे स्टार्ट करते हैं और अंत तक हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहला काम है अवतल दर्पण आपको बनाना है। ये मैंने बना दिया एक अवतल दर्पण। ये आप मानकर चलेंगे कि ये एक आपके पास अवतल दर्पण है, ठीक है। ये अगर अवतल दर्पण है तो इसका ध्रुव ध्रुव से हम खींचेंगे एक मुख्य अक्ष, ध्रुव से होकर गुजरेगी, ठीक है। ये है मुख्य अक्ष, तिरछी लाइन दिख रही है। ये लो, ठीक है, यहाँ से। अब ऐसा करते हैं, ये जो पॉइंट होता है ना, आप समझिएगा, ये वाला पॉइंट
इस पॉइंट को हम पी कहते हैं या ध्रुव कहते हैं। ये होता है दर्पण का ध्रुव। फिर इसके बाद हम ये मानकर चलेंगे कि यहां पर एक वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कहां पर रखी। देखो पहले ये समझना, ये अगर एक है तो ये वक्र है, तो ये अपना ऐसे पूरा वक्र पूरा करेगा, ताकि मैं कुछ चीजें समझा सकूं। ये मान लो ऐसे पूरा करेगा, क्योंकि इधर है वक्र, तो इसलिए पूरा ऐसे बनाएगा। तो सेंटर भी इधर ही कहीं होगा। अब ये यहाँ पर होगा लग रहा है बीच में, पर आपको यहाँ नहीं मानना, मुख्य अक्ष में कहीं मान लेना, समझने के लिए केवल, क्योंकि आपका काम है समझना। यहाँ पर समझो जरा। मैंने कहा यहाँ पर है इसका सेंटर। थोड़ा सा और दूर भी कर सकते हैं हम लोग, अच्छा बना लेंगे। ये है सेंटर सी। अब यहाँ से जो चीज़ें आपके सामने दिखाई जाएं उन्हें बड़े ध्यान से देखते चलें। हम ये मान कर चलेंगे कि इस मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष वाली लाइन कहलाती है, यहाँ पर एक ये वस्तु रखी है। समझो जरा, यहाँ पर यह एक वस्तु रखी। क्यों नहीं बढ़ रहा है आगे? सुनिए, अच्छा यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे ठीक। ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए आप, ये वस्तु रखी है, ठीक है। ये वस्तु ऐसे रखी है। अब हम क्या करेंगे, इसको सामने एक प्रकाश किरण लेकर चलेंगे। देखो, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण लेकर चले, ये कैसी जा रही बताओ, मुख्य अक्ष के समांतर मानना इसको, ये मुख्य अक्ष के समांतर है ऐसे। और जो समांतर जाती है ना, तो वो दर्पण से टकराने के बाद हमेशा मुख्य फोकस से गुजरेगा। तो मान लो ये पॉइंट यहाँ पर मैं रखता हूँ, और मुझे ऐसे निकालना, थोड़ा आगे पीछे हो जाए आप मैनेज करिएगा। ये है वो पॉइंट। देखो, जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो हमेशा फोकस से गुजरती है। ये आपने बनने वाले प्रतिबिंब में खूब अच्छे से पढ़ा होगा। दूसरी बात, दूसरी बात क्या है कि अगर आप ये जान जाओ कि वक्रता केंद्र के पास से भेजी गई रेखा हमेशा, अगर वक्रता केंद्र से जा रही कोई रेखा, तो वो हमेशा वक्रता केंद्र से ही वापस आएगी। अगर वक्रता केंद्र से गुजरी तो वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाएगी। ये इतनी बात आपको जान लेनी पहले। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण हमेशा कहाँ से गुजरती बताओ, फोकस से। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। ये फोकस पॉइंट हमेशा फोकस से गुजरेगी। और जो वक्रता केंद्र से जाती है वो हमेशा वक्रता केंद्र से ही वापस आती है। अब यहाँ पर क्या करोगे, जहां पर ये दोनों लाइनें काट दें एक दूसरे को, ये दोनों, ये समांतर वाली जो इधर गई ये निकली है, और ये वाली जहां पर काटेंगे वहां पर बनेगा प्रतिबिंब। वहां पर क्या बन के तैयार होगा, प्रतिबिंब। तो ये है आपका प्रतिबिंब। एरो मैंने इधर की ओर क्यों बनाई, ये आप समझिए जरा। देखो, ये एक लॉजिक है, आप समझो। जैसे कि ये पेन है, ये पूरा अंधेरा है आसपास, आप एक टॉर्च लाएं और टॉर्च यहाँ पर नोक पर मारें इसके, ठीक है। तो ये बताओ, अगर टॉर्च आप इसके नोक पर मारें या निप पर मारें, तो आप क्या देखेंगे, क्या इसकी तली दिखेगी, नहीं दिखेगी। मतलब जहाँ फोकस होगा, लाइट जहाँ पड़ेगी, चीज़ तो वही दिखेगी। अगर प्रकाश इसके सर से चल रहा है, ये प्रकाश किरणें हैं,
तो बताओ यहाँ पर जहाँ कट किए वहाँ पर क्या नजर आएगा, फोकस होगा, ये मतलब वो चीज़ दिखेगी। तो यहाँ पर वो कौन सी चीज़ दिखेगी, सर है तो सर दिखेगा, मतलब सर उल्टा होगा यहाँ पर, ये बातें याद रखनी। अब आपसे मैं कहता हूँ ये ऑब्जेक्ट होती है, इस वजह से इसका नाम हम ओ डैश देते हैं। और ये जो बन के तैयार होता है इसका नाम इमेज होता है, इस वजह से इसका नाम हम आई डैश देंगे। नाम क्या देंगे, आई डैश। आई डैश। ये लो। अब आगे सुने, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो ये इतनी चीजें समझ आ गई। अब देखो जरा, ये आपको पता करना है कि यहाँ पर यूवीएफ में संबंध क्या बनेगा, लेकिन इससे पहले आपको काम क्या करना है, यहाँ से एक अभिलंब, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि यहाँ से मैं एक अभिलंब डाल रहा हूँ और ये इस पॉइंट पर पड़ा। इस पॉइंट का नाम देंगे हम एन, नॉर्मल। ये लो। अब यहां से बस इस चित्र को अगर आपने समझ लिया तो सब कुछ बन जाएगा। आसान क्या है, एक दर्पण बनाना, फिर से इस पूरी बात को समझ लो। एक दर्पण बनाना, एक वस्तु रखना, सेंटर से कुछ दूर पर रख लो, यहां से एक समांतर किरण जाना, समांतर वाली फोकस से गुजरती है, और जो वक्रता केंद्र से जाती है वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है, ठीक है। जहां पर ये दोनों कट करेंगे वहां पर बनेगा प्रतिबिंब, लेकिन याद रखना अगर सर से चलिए तो यहाँ पर बनेगा सर, मतलब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, बोलो उल्टा बनता है। ये बातें यहाँ पर हमेशा नहीं, कभी कभी सीधा भी बनता है, वो अलग स्थिति, यहाँ पर उल्टा बना है, ये बात ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि देखो जरा, दो त्रिभुज आप ध्यान से देखो और इनके बारे में क्या कहोगे तो मुझे आप खुद ही बताना। मैं कह रहा हूं इन त्रिभुज को देखो जरा, ओ डैश सी और आई डैश सी में दो त्रिभुज मैं इधर लिख रहा हूं, त्रिभुज ओ डैश सी और त्रिभुज आई डैश सी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो जरा आप, क्या ये समरूप त्रिभुज हैं, बताइए। तो यहां मैं लिख देता हूं समरूप त्रिभुज, फिर मैं आपसे पूछता हूं क्यों है तो पर क्यों है। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ओ डैसी और आई डैसी, ये क्यों समरूप हैं। समरूप की कुछ कंडीशन होती है, देखो जरा, अगर ये सीधी है बिल्कुल तो ये 90 डिग्री है, तो आप ये कहेंगे कि ये भी सर 90 डिग्री होगा, नंबर एक। दूसरी बात क्या है, ये एंगल देखो जरा और ये एंगल देखो, ये शीर्षाभिमुख कोण है, मतलब ये भी बराबर होंगे। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। अगर इसके तीनों कोण बराबर है मतलब ये एक समरूप त्रिभुज है। और अगर ये समरूप त्रिभुज है तो हम क्या जानते हैं, इसका लंब बटे इसका लंब, मतलब दोनों के लंबों का अनुपात दोनों के आधारों के अनुपात के बराबर होता है। ये समरूपता का सिद्धांत है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ समरूपता के सिद्धांत से, समरूपता के सिद्धांत से। चलो बताओ जरा क्या बनाएंगे हम लोग, हम ये बनाएंगे कि देखो इसका लंब बटे इसका लंब, मतलब ओ डैश बटे आई डैश, ओ डैश बटे आई डैश, दोनों के लंबों का अनुपात हो गया। इस वाले का ओ डैश है, इस वाले का आई डैश है। इसका आधार क्या होगा, ओ से सी जाएंगे, मतलब ओ सी, और इस वाले का होगा आई सी, ये बन जाएगा, ठीक है। आई सी ये आधार है, ठीक है, यहाँ पर बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम देंगे और छोड़ देंगे। ये है इक्वेशन फर्स्ट, छोड़ा, लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार समरूप त्रिभुज। अब इन वाले पे आ जाओ, देखो जो दो त्रिभुज दिख रहे हैं, ये लाइन इसको देखो जरा, ये एक अभिलंब वाली लाइन, ये देखो इस लाइन को देखो, अब समझो जरा, ये त्रिभुज देखना, इसका नाम मैं कुछ दे दूं, इसका नाम मैं दे देता हूं ए,
ए नहीं देता हूँ तो कुछ और दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं एम। तो त्रिभुज देखो, एम एन पी, ये एम एन एफ, ये वाले देखो, या पहले पी पे आ जाओ। ये त्रिभुज ले सकते हो लेकिन ये बहुत नज़दीक होता है, इस वजह से हम यहाँ तक भी आ सकते हैं। ये बातें ध्यान रखना, जो पी है ना ये बहुत नज़दीक होगा एन की वजह से, ठीक, ये बातें ध्यान रखो। लेकिन अगर आपको समझना है अभी, तो ये आप थोड़ी देर के लिए इस त्रिभुज को इमेजिन करो, इसको एम पी एफ, एफ पी एम, इसको। और कौन से देखना है आपको, ये आई आई डैश एफ, ये दो त्रिभुज नजर आने चाहिए आपको। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज एम पी एफ और त्रिभुज आई आई डैश एफ, इसी त्रिभुज से चलना है, एम पी एफ। ये भी बता देंगे, ये लगेगा नहीं, देखो ये वक्र है ऐसे समझो, ये है वक्र, लगेगा आपको सीधी लाइन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये सीधी लाइन कैसे हो जाती है, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। यहां पर समझ गए होंगे, अब आगे सुनो जरा। या तो मैं कहता हूं सीधे तुम पी भी ले सकते हो, वो चीजें बदल जाएंगी आपके पास। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर क्या इसकी जगह पर आप सीधे पी ले सकते हो, तो कहना हाँ ले सकते हैं, एन ले सकते हो पी की जगह में, एन भी ले सकते हो, यहाँ पर सीधे ले लो एम एन एफ में। इन दोनों बन गए। अब इन दोनों में अगर लोगे तो बताओ समरूपता का फिर से सिद्धांत लगाओगे, तो इस बार क्या बनेगा अपने पास, चलो बोलो जल्दी से क्या बनेगा। इसका लंब मतलब एम एन बटे इस वाले त्रिभुज का लंब आई आई डैश, इसका लंब क्या होगा आई आई डैश, बराबर इस वाले का आधार क्या होगा बताओ, एफ एन, एफ एन, नीचे इसका आधार कितना होगा आई एफ, आई एफ, ठीक है, ये बातें हैं। अब एक बात समझना जरा, जो चीज मैं यहाँ मैंने एन को पी को एन में कैसे कन्वर्ट किया, ये बात आप पहले ही समझ लो, ताकि ये आपको बात पहले ही पता चल जाए कि क्या बातें हैं। देखो जरा ध्यान से समझना, ये इस वक्र को अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो ये ऐसे वक्र बना है, ठीक है, ये ऐसे, क्योंकि ये कंफ्यूजन खत्म हो जानी चाहिए। ऐसे अगर मैं इस पॉइंट से अभिलंब डालता हूं तो यहां पर आता है, चलो ये बात मैंने आपकी मान ली। लेकिन मैंने कहा ये वक्र बहुत ही छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए, दर्पण ना बहुत छोटा हो जाए। अगर दर्पण बहुत छोटा हो जाएगा इतना, अब अगर इस पॉइंट पर इस पॉइंट से अभिलंब डालना है तो ऐसे डालोगे, तो ये आपको एक बिल्कुल सीधी लाइन दिखेगी। देखो फिर से एक बार, ये ऐसे देखा तो ये ध्रुव है, ध्रुव ये, लेकिन डिस्टेंस अविलंब डाला तो इतनी डिस्टेंस दिख गई, क्यों, क्योंकि दर्पण का द्वारक बड़ा था। अगर जैसे मैं द्वारक छोटा करता हूँ, इतना करता हूँ, केवल इतना, इन दोनों में से किसी एक को समझ लो, मान लो आपने इतना किया, अब यहाँ पर ध्रुव होगा इस पॉइंट पी पर। अब मैं कह रहा हूँ इस जगह से दर्पण का लंब डालो तो बिल्कुल उसी पॉइंट पी पर आएगा कि नहीं आएगा। तो जब जरूरत पड़ेगी एन को किसके अंदर छिपा मान लेंगे, पी के अंदर। ये बातें बार बार नहीं बताएंगे, ध्यान रखेंगे आप। अब सुनो जरा यहाँ से, अगर मैं आपसे कहता हूँ, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो एफ एम एन है, ये अच्छा बताओ ओ डैश एम, ओ डैश एम ओ पी के समांतर है या नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। हम क्या लेंगे, लिखेंगे चूंकि ओ डैश एम ये समांतर है ओपी के, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो अपने पास एम एन है वो बराबर होगा ओ ओ डैश के। चलो इसको समझ लो, फिर पूरा डेरिवेशन आ जाएगा। ये लाइन और ये लाइन दोनों समांतर थी कि नहीं, मैंने पहले ही बताया था ये समांतर है, तब ये फोकस से होकर गुजर रही है। अगर ये दोनों लाइनें समांतर हैं तो इनके बीच का गैप भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो एम एन है वो किसके बराबर होना चाहिए, ओ ओ डैश के। वही मैंने लिखा, एम एन किसके बराबर हो गया, ओ ओ डैश के। ओ डैश एम पैरेलल है ओपी के, इस वजह से। तो अब यहां से बताओ सर अब क्या लिखोगे। अब तो हम लोग कर सकते हैं, ये है इक्वेशन फर्स्ट। अब एम एन की जगह में क्या लिखेंगे, ओ ओ डैश। तो ओ ओ डैश और बटे में क्या आ जाएगा, आई आई डैश, बराबर इधर क्या है, एफ एन अपॉन में आई एफ। ये बातें ध्यान रखेंगे, ये बन गया। अब इक्वेशन नंबर 2 इसका नाम दो, ये है इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो जरा।
छोड़ो, समीकरण 1 और 2 को देखो, ये ओ डैश बटे आई आई डैश, ओ डैश बटे आई आई डैश सेम है, तो ये वाले भी पक्ष बराबर होना चाहिए। हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से हम लोग सर समझ गए कि ये जो OC है बटे IC है वो बराबर होगा FN बटे IF के, ये FN बटे IF के। अब यहाँ के बाद अब आपको बड़े ध्यान से समझना जो चीज़ें समझाई जाए, क्योंकि इसके बाद से ही थोड़ा सा अगर आप समझ गए या गलती कर दिए तो गड़बड़ है, और अगर समझ गए तो यहीं से पूरा खेल खत्म हो जाएगा। चलो समझो ज़रा ध्यान से। मैंने कहा ये चीज़ें मिल गई, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो n है वो p में छिपा होगा कि नहीं, तो आपका काम होगा। हाँ, मैं लिखूंगा चूंकि दर्पण का द्वारक काफी छोटा है, काफी छोटा है, इसलिए इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि जो P पॉइंट है ना वो लगभग सेम होगा N के, मतलब जहां जहां N है वहां वहां हम क्या लिख सकते हैं, P। तो यहां पर वैल्यू रख दो जरा, OC बटे में क्या आ जाएगा, IC बराबर FP बटे में IP। देखो ये वाली वैल्यू, कोई दिक्कत हुई किसी को, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जहां जहां दर्पण का जब द्वारक छोटा होगा, अभी मैंने कहा था ना, एक बार फिर से यहीं पर देख लो अगर ना समझ आए। मान लो मैंने कहा कि भाई साहब ये है आपके पास दर्पण इतना बड़ा है, ये पॉइंट है ध्रुव बीच वाला। अब मैं कहूंगा अगर इस पॉइंट पर आप प्रकाश किरण टकरा रहे हो तो इससे अभिलंब खींचना है, तो बताओ ये इसी पॉइंट पर आया कि नहीं आया, इस P के अंदर ही नॉर्मल वाला N भी छिप गया, मतलब P और N दोनों एक ही जगह पर होंगे, कब, जब दर्पण का द्वारक काफी छोटा होगा। तो यही कंडीशन मैंने यहां पर बता दी। अब सुनिए जरा ध्यान से, चलो अब इसके बाद आराम से समझिए, ये आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर के डिटेल्स वीडियोस में कि जब भी हम ध्रुव वो दूरी लेते हैं दर्पण से, तो हमेशा ध्रुव से लेते हैं। कहां से लेते हैं, ध्रुव से। दर्पण के ध्रुव से सारी दूरियां कलेक्ट की जाती हैं। तो यहां पर देखो जरा और समझो कौन सी दूरी क्या है, कहां रखनी है। देखो सबसे पहली बात, ये जो P है और ये जो N है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कहलाती है F, सॉरी F से P तक की डिस्टेंस कहलाती है स्मॉल लेटर की F, फोकस दूरी। अगर मैं आपसे कहूं कि P से I तक की डिस्टेंस कितनी होगी, P से I तक की, यहां तक की, ये आप कहना इसके सामने है, P के सामने, बाहर मत समझना, ये है V, ये क्या है बोलिए, V। मतलब प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, V से। ये जो वक्रता केंद्र दिख रहा है ना, वक्रता केंद्र से जो डिस्टेंस मानी जाएगी वो है अपने पास, देखो इसके सामने है, वो बाहर दिख भी रहा हो ना तो आप समझिए बस P के सामने ली गई है, ठीक है, इतनी बात आप समझ सकते हैं, इसके सामने से जाना है। ये यहां तक की है डिस्टेंस R, रेडियस होती है, ठीक है। और जहां ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु होता है, तो P से इसकी डिस्टेंस होगी U, यहां से यहां तक की इसकी डिस्टेंस होगी U। ये लो इतनी चीजें रख दी मैंने, ये डिस्टेंस आपको समझ आनी चाहिए। P से F फोकस तक की दूरी को फोकस, P से I जहां इमेज बने उसकी V, और P से वक्रता केंद्र, ये सेंटर होता है, सेंटर से बताओ परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती तो R, और यहां से यहां तक जहां वस्तु रखी हो उसको U कहेंगे। एक और बात, जब हम ध्रुव पर खड़े होंगे, चिन्ह परिपाटी भी बहुत काम की है। जैसे हम ध्रुव में खड़े हैं तो ध्रुव के दाईं तरफ की सारी दूरियां पॉजिटिव लेनी और ध्रुव के बाईं तरफ की सारी दूरियां नेगेटिव लेनी है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं P पर खड़ा हो जाऊं ऐसे, तो तुम खुद सोच कर देखो मेरे सारे ये डिस्टेंस, ये जो F V R U ये सब के सब बाईं तरफ हैं, मतलब सबके पहले कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह। तो यहाँ पर ये वैल्यू रखो। एक और बात, O से जितनी भी दूरियां ली जाएंगी कहाँ से ली जाएंगे बोलो, ध्रुव से, है ना। अब मेरी बात समझो, O से C, O से C, O से C, ये है O और ये है C। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये पॉइंट अगर O है, ये पॉइंट अगर O है तो ये C है, तो ये गड़बड़ है, बताओ ये गड़बड़ है कि नहीं।
ये लो। अब समझो ज़रा, मैंने कहा आपसे कि ध्यान से इनको समझो। मुझे ओ से सी जाना है तो कहेंगे सर ये गलत डिस्टेंस लिखी है। क्यों? क्योंकि हमने अभी आपने कहा कि जितनी भी दूरियां होंगी वो कहाँ से ले जाएंगे, पी से, और आप कह रहे हैं ओ से सी तक जाना है। तो देखो ध्यान से, हमें ओ से जाना है सी तक, इतनी मुझे ज़रूरत है, यही बात है। पर आप जब जाओगे ना किसी के पास तो वो कहेगा नहीं भाई साहब ओ तुम्हें ज़रूरत ओ से है तो तुम्हें पी तक ही मिलेगी। तो आप एक डोरी इमेजिन करो कि आपको इतनी डोरी की ज़रूरत है, पर वो कह रहा है नाप करके पी से देंगे। तो पता है क्या करो, कह दो भाई साहब मुझे यहाँ से यहाँ तक दे दो, आप इतनी खरीद लो। ओ से पी तक खरीद लिया आपने पूरी। देखना मैं ओ सी को कैसे बना रहे हैं, हम कहेंगे हाँ सर मुझे आप ओ से पी तक दे दो, ओ से पी तक का दे दो। तो हम यही करेंगे कि पहले ओ से पी तक का ले लेंगे, ओ से पी तक ये लो मैंने ले लिया। फिर अब देखो जरा, जरूरत मुझे इतने की थी ना ओ से सी तक, तो क्या करोगे बताओ, यहां से इतनी डोरी खरीदे, फिर सी से लेकर पी तक की डोरी काट दोगे कि नहीं, और इधर की हटा दोगे पूरे में से। तो ओ से पी जितनी खरीदी होगी उसमें से कौन सा हटाओगे, सी से पी की तरफ का हटाओगे तो इधर बच जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ माइनस चिन्ह लगा देता हूँ, हटाने का मतलब माइनस चिन्ह, और सी से पी लिख देता हूँ। अब ध्यान से देखो, अगर ओ सी ही बचा होगा कि नहीं, ये क्यों भाई ओ से पी तक था अपने पास, ओ से पी तक था। अब मुझे इतनी की जरूरत थी तो इधर का मैंने हटा दिया काट के, ओपी में से इसको हटाया तो यही बचा होगा कि नहीं। तो ओसी को ऐसे लिखते हैं। अब इसी तरह नीचे वाले पे आ जाओ, आई सी, आई और सी कहां पर है, यहां पर ध्यान से देखिए जरा, ये है आई पॉइंट और ये है सी पॉइंट। यहां पर आई और सी देखो, मुझे जरूरत लास्ट वाला पॉइंट इधर देखो सबसे बाईं तरफ, सी है कि नहीं, मतलब मुझे इतने की जरूरत है। तो मैं यहां से कितना लूंगा बताओ, पी तक। मैं कहूंगा सी से भाई साहब पी तक दे दो मुझे, तो मैंने कहा सी से पी तक मैंने ले लिया। फिर माइनस करना है, क्यों बताओ, मुझे इतने की जरूरत थी कि नहीं। तो अब मुझे इतने की जरूरत है, मैंने सी से यहां तक लिया है, अब मुझे यहां से इधर का हटाना होगा कि नहीं। तो आई से कितना हटा देंगे, पी तक, तो माइनस का आई पी। क्या इनको चेंज कर सकते हैं आप, बिल्कुल भी नहीं चेंज करने की जरूरत, क्योंकि ये एफ पी है, पी पॉइंट से ही लिया गया, पी है कि नहीं, देखो इसमें भी पी है तो आई पी। क्या कोई दिक्कत हुई इतने में, नहीं होनी चाहिए। अगर ये इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई तो इसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। ये मुझे याद दिलाना, इसको नोट कर लो जल्दी से, ओपी माइनस सीपी, सीपी माइनस आईपी और एफपी बटे आईपी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बोलो क्या था, ओपी माइनस सीपी और बटे सीपी माइनस आईपी, और बराबर में क्या है बोलिए, एफ पी अपॉन आई पी। यही दिया है, ये बन गया। अब डिस्टेंस जितने भी हैं उनको एक एक करके क्लियर करते चलो और वैल्यू रखते चलेंगे, देखते चलो इधर की ओर और उधर रखते चलेंगे। देखो सबसे पहले ओपी है, ये ओपी देखो इधर, ओ से पी, ओ से पी तक जाना है तो कितनी डिस्टेंस लेनी होगी आपको, यू, ओ से पी यू, सी से पी देखो इधर इतनी, आर दिख रही ना यहाँ से यहाँ तक आर, और जब आई से पी की बात करेंगे वो वी, पी से एफ की बात करेंगे तो एफ। ये वैल्यू आप नोट कर लेना, तो ये वैल्यू रखने में आसान, मैं तो यहीं रख देता हूँ फिर वहां एक बार हल कर दूंगा। देखो ओ से पी बताओ कहाँ है, ओ से पी, ओ ये है, पी ये है, ये पूरी दूरी कितनी बोलो यू, तो ये माइनस की आ जाएगी यू, और माइनस सी पी, सी से पी तक चलो, सी से ये पी तक कितनी बोलो आर, माइनस का आर, और बटे में कितना आएगा, सी से पी फिर से माइनस का आर, फिर ये माइनस अपनी जगह में, आई से पी, आई से पी तक जाना है तो कितना लेना होगा वी, वो भी माइनस का, क्योंकि सारी की सारी डिस्टेंस बाईं तरफ है। अब यहाँ पर एफ पी, एफ से पी तक कितना है, माइनस का एफ लेंगे, और अगर मैं बात करूँ आपसे आई से पी, तो आई से पी कितना है बोलो वी, तो यहाँ पर माइनस का वी, और ये माइनस से ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से मैं आपसे कहूँ कि थोड़ा सा और यहीं पर हल कर लो तो क्या बनेगा, यहीं पर सीखो ज़रा, अभी थोड़ा सा और कर सकते हैं। ये है माइनस का यू प्लस का आर, और नीचे है माइनस का आर प्लस का वी, और बराबर में अपने पास है एफ पी। एफ पी की वैल्यू कितनी है बोलिए ज़रा, ये एफ पी की वैल्यू भी लिख सकते हैं हम लोग, एफ पी की वैल्यू है एफ, एफ तो ये है एफ, और बटे में है वी। अब गुणा करना है, देखो इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर, तो वी का गुणा पहले यू में करेंगे तो माइनस का यू वी आ जाएगा, फिर प्लस वी का गुणा आर में करेंगे तो वी आर बना देगा, फिर आर का गुणा एफ में करेंगे तो माइनस का एफ आर बना देगा, और वी का गुणा एफ में करेंगे तो एफ वी बना देगा। ये चीज़ें बनके तैयार हो गई। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कट पिट सकती हैं या घट सकती हैं।
तो यहाँ से कोई चीज़ ऐसी, अच्छा वैल्यू एक बार चेक कर लो, IC IP ठीक चल रहा है ना सब कुछ, IP। हाँ यहाँ पर देखो गड़बड़ है, ये IF था ना, हाँ तो यही चीज़ गड़बड़ है, देखो चीज़ें पता चल जाती है बीच में अगर गड़बड़ होगा तो। ये हर जगह F कर लेना, यहाँ पर है F, यहाँ पर है F, ये भी F, ऊपर क्या है FP, नीचे क्या है IP, यहाँ IP था ना, IP, FP IP, ये है IP, IF है ये, इसको मिटाओ, ये IF था। IF की वैल्यू ढंग से बताओ एक बार, यहाँ तो IF लिखा है ना, चलो IF कहाँ है बोलो, इतना है ना, इसको भी सही करो वरना गलत हो जाएगा, जैसे इनको चेंज किया वैसे इसको भी। IF को कैसे चेंज करोगे, I से F, इतनी की जरूरत है ना, तो बताओ बाएं तरफ I है ना, तो हम I से कहाँ तक ले लेंगे, P तक, तो IP ले लेंगे, फिर माइनस चिन्ह लगा लेंगे, F से P तक चले जाएंगे तो FP। अब सही डिस्टेंस आएगी। अब चलो अब वैल्यू रखो जरा इनकी, वरना तो सब गड़बड़ हो जाता पूरा। ठीक है, देखो IP की वैल्यू कितनी है, I से P तक की डिस्टेंस आपने रखी है ना, ये V, तो माइनस का V, ये माइनस का तो रहेगा, ये भी माइनस का V, और माइनस FP, F से P तक कितना है, माइनस का F, ये लो ये डिस्टेंस है ये। अब वैल्यू यहाँ पर रखो ज़रा, सही से वैल्यू रखो, तो ये आ जाएगा माइनस का F, माइनस कॉमन कर लें नीचे से, तो माइनस ये है ही ऊपर, देखिए ज़रा ये माइनस का F है, नीचे जैसे ही आप माइनस कॉमन करोगे ना, तो माइनस बाहर हुआ तो V, ये माइनस का हो जाएगा, और ये एक माइनस हुआ तो एक माइनस का F बचेगा, और ये वाले माइनस से ये वाला माइनस हो जाएगा कैंसल आउट। अब उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, और यहाँ से अब इतना दोबारा हल करते हैं। चलो रखो ज़रा वैल्यू, अब ढंग से रखना क्योंकि कोई भी गलती गुंजाइश नहीं होगी, वरना पूरा गलत हो गया। V का गुणा पहले U में करोगे तो माइनस का UV बनेगा, ठीक है, फिर इसके बाद V का गुणा R में करेंगे तो VR बनेगा, फिर F का गुणा U में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का FU बनेगा, फिर माइनस प्लस मिलकर माइनस बनाएगा, FR बनाएगा, ये बना देगा। इधर आ जाओ, जैसे ही इधर गुणा करोगे तो माइनस R का F में करोगे तो माइनस का FR बनाएगा, फिर जब V का गुणा F में करोगे तो VF बनाएगा। अब आपको पता है दोनों तरफ के अगर सेम है तो वो कट जाते हैं आपस में, देखो ये FR माइनस का, ये FR माइनस का, खत्म हो जाएगा। अब वैल्यू यहाँ पर बताओ जरा आपके पास क्या क्या बचेगी, चलो ध्यान से समझना, ये UV है, सही है, UV ये सही है, और ये VR सही है, और अच्छा R की वैल्यू पुटअप करो ज़रा, क्यों, देखो ज़रा आपने पढ़ा होगा F बराबर होता है R/2, ये होता है, तो अगर R की हमें ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि UV F में संबंध निकाल रहे, तो ये बटे में इधर आ गया तो गुणे में, तो R बराबर क्या बनेगा, जल्दी से बोलो 2F। ये चीज़ है काम की, बशर्ते इसको आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना है, इसको ध्यान में रखना है बस। चलो समझो ज़रा, तो R की जगह में कितना लिखेंगे 2F, तो ये बन जाएगा 2FV, बन जाएगा ना अपने पास 2FV। देखो ज़रा ये है अपने पास R की वैल्यू 2F लिखना है, और ये V तो है ही क्योंकि हमें R में संबंध नहीं निकालना, और प्लस का FU तो है ही ये, और उधर क्या बचा VF। अब समझो ज़रा, मैंने कहा यहाँ पर ये UV है ना माइनस का, उधर जाएगा तो बताओ प्लस का हो जाएगा, इधर है 2FV, और इधर क्या है FU, और ये प्लस का VF इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा FV, ये माइनस का इधर जाएगा तो UV हो जाएगा प्लस का। अब बताओ 2FV में से एक FV घटा तो FV बचा, और इधर बचा FU, और उधर बचा UV, यही बचा कि नहीं बचा, बताएं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आगे ही देख लो, क्योंकि इसके हम आगे बार बार जगह नहीं बनाए तो यहीं पर सीमित कर देते, समझना है आपको, समझ जाएंगे। समझो जरा, आराम से समझना जरा। FV हम UVF से भाग कर रहे हैं, तीनों में क्या करेंगे UVF से भाग करेंगे, दिख रहा होगा ना स्क्रीन में, हाँ दिख जाएगा, देखो FV है, इसके बटे में लिखा है UVF, प्लस आगे क्या है FU, तो FU लिखा, नीचे लिखा UVF,
इधर यू वी था और इसके बटे में लिखा है यू वी एफ। अब जो कटे आप उनको काट दीजिए और जो बच जाएगा वो आपके पास आंसर बनेगा। देखो यहाँ से एफ वी से ये पूरा एफ वी एक बार में कैंसिल, ये एफ और ये यू और ये एफ एक बार में कैंसिल, यू वी से ये यू वी एक बार में कैंसिल। तो अब क्या बचा आपके पास, उसको बड़े ध्यान से लिखो सर, क्योंकि जैसे ही लिख दोगे वही आपके पास आंसर पे काम करेगा। यहाँ से अपने पास बचा सर 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, और यही तो वो सूत्र है अपने पास जिसकी हमें तलाश है, ये वही है, ध्यान रखिए ज़रा। ये सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। ये पहला डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। इसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी क्योंकि बीच बीच में रुक जा रहा था, तो आप मैनेज कर लीजिए। अगले डेरिवेशन से ऐसा कुछ भी ना होगा, आराम से चलती रहेगी। देख कुछ दिक्कत हुई बताओ, स्क्रीनशॉट आप सभी भी ले सकते हैं। और अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत से डेरिवेशन बताने हैं और टाइम कम है अपने पास। यहाँ पर समझो जरा, गोली उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लिख कर ले लो अभी कि ये ज़रूर आएगा बोर्ड एग्जाम में 2026। ठीक है, आएगा, पक्का आएगा, ये वाला ज़रूर आएगा, ध्यान रखना इसको। वापस से आकर मुझे बता देना एक बार क्या आया था। यहाँ पर सबसे पहले गोली उत्तल पृष्ठ आपको बनाना है। उत्तल पृष्ठ कैसे बनाते हैं, अब जगह कम मुझे रखनी होगी। ये छोटा सा मैंने बना, ये है मान लीजिए आप गोली उत्तल पृष्ठ, ये उभरा हुआ तल दिख रहा है तो ये मैंने उत्तल पृष्ठ बना दिया। अब यहाँ पर समझना, इसको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ज़रूर आएगा। ये बातें कहने की नहीं है, सच में आएगा। थोड़ा सा ध्यान रखें इस बार, इसे बहुत अच्छे से पढ़ें क्योंकि ये आने वाला है। अगर आने वाला है तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से ये इसमें भी मुख्य अक्ष खींच लेंगे, ये लो, ये मैंने खींच दी मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर ये सघन माध्यम होगा, इधर की ओर कोई भी माध्यम हो सकता है। इधर ये गोली पृष्ठ है, इसके इस तरफ वायु है, इस तरफ कुछ भी सघन माध्यम हो सकता है। ठीक है, ऐसे मान के चलिए। अब यहाँ से आपको चीज़ें समझनी है। इसमें प्रकाश का अपवर्तन भी जानना बहुत ज़रूरी है, वो मैं टाइम टू टाइम बता दूंगा आपको। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर ये गोली उत्तल पृष्ठ है तो मान लो ये इसका ध्रुव तो यही माना जाएगा, जिसे हम प्रकाशिक केंद्र भी कह सकते हैं। यहाँ पर ध्रुव है, ये मान लो पी पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है पी। इस पॉइंट का नाम क्या है बोलिए, पी। ये लो मैंने नाम दिया इसका पी। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर एक वस्तु रख दूँ। मैंने कहा भाई साहब यहाँ पर एक वस्तु रखनी है मुझे, और ये वस्तु मैंने रख दी यहाँ पर, और इससे प्रकाश किरण पहुँचाई, ये मैंने पहुँचाई प्रकाश किरण। ठीक है, ये पहुँच गई प्रकाश किरण। अब ध्यान से मेरी बात इसी के आगे समझना, अगर ये समझ गए तो आपको सब कुछ आ जाएगा। क्या ये ऐसे नहीं जाएगी बताओ, अगर ये जाना चाहती तो? यही तो है इसका मार्ग, समझ आया? लेकिन ये ऐसे जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि हमने प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पढ़ा, जल्दी समझना। ये जैसे है ये लाइन, ये मान लो ऊपर वायु है और नीचे कोई जल बल मान लो, कुछ भी सघन मान लो, बस ऊपर मान लो इधर विरल माध्यम है और इधर मान लो सघन माध्यम है। अब सघन, विरल से सघन में क्या परिवर्तन होता है वो समझिए ज़रा। जैसे ये अभिलंब है, ये प्रकाश किरण यहाँ आपतित हुई इस पॉइंट पर, जैसे ही आपतित होगी तो ये ऐसे ना जाकर अपने प्रारंभिक मार्ग से ना जाकर हल्की सी अभिलंब की ओर झुकती। ये क्या है? अभिलंब। बोलो क्या ये बात हम लोगों ने पढ़ा नहीं था? बोलो, पढ़ा था है ना?
कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो वो सीधे अपने मार्ग पर न जाकर हल्की सी अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। किसकी तरफ बोलो? अभिलंब की तरफ। यहाँ पर दिक्कत ये होती बच्चों को कि अभिलंब खींचना कहाँ है। पहली बात, अभिलंब हमेशा वहां से खींचते हैं जहां पर प्रकाश किरण आपतित होती है। जैसे यहाँ पर पड़ रही है तो इस पॉइंट पर अगर पड़ रही है, इस पॉइंट पर, तो इसी पॉइंट पर खींचेंगे आप, समझ गए? तो ये वो पॉइंट है ना जहां पर ये प्रकाश किरण गिर रही है, तो यहाँ पर हम खींचेंगे अभिलंब। अब बात आती है अभिलंब खींचने की तरकीबें कितनी होती हैं। तो एक प्लेन सरफेस होता है और एक वक्राकार। तो वक्राकार है अपने पास, क्योंकि उत्तल पृष्ठ है, तो वक्राकार उसमें क्या होता है सुनो समझो। कक्षा 9 या 10 में आपने प्रमेय पढ़ी है। अगर कोई स्पर्शी ऐसे है इसको टच करके जा रही, तो त्रिज्या जो खींचोगे ना, यही त्रिज्या इस पर क्या हो जाती है बोलो? लंब हो जाती है। क्या हो जाती है? लंब। हम ऐसा इमेजिन करके चलेंगे कि ये क्या है, एक प्रकार की स्पर्शी है, ठीक है। तो अगर मुझे इस पॉइंट पर अभिलंब की जरूरत है, तो क्यों ना इसका जो वक्र होगा उसके सेंटर से एक रेडियस खींच दें, और वही रेडियस क्या बन जाएगी? अभिलंब। तो सोच कर देखो, जब ये अगर इसको पूरा करोगे आप ऐसे ऐसे ऐसे, और ये इधर की ओर जाएगा, तो ये एक सेंटर उधर की ओर ये पूरा बनाएगा, अपना सर्कल पूरा बनाएगा। तो फिर इसका सेंटर इधर कहीं होगा कि नहीं होगा? मतलब हाँ, इसका सेंटर तो इधर होगा, ये बात हम जान गए। अगर यह बात आप जान चुके हो तो क्या आप कह सकते हो कि यहाँ पर सेंटर इसका यहाँ कहीं होगा? एग्जैक्ट सेंटर की बात नहीं होती, बस केवल आपको समझते चलना है। ये मान लो आपने कहा ये सेंटर है, मैंने कहा ठीक ये सेंटर है, तो अच्छी बात है। अब यहाँ से मुझे रेडियस बनानी, जो रेडियस होगी वही क्या कहलाएगा? अभिलंब। तो मैंने कहा चलो खींचो यहाँ से एक अभिलंब। अभिलंब का कलर सबसे अलग कर दूं मैं। हम्म, ये है अभिलंब। चलो समझ आ गया होगा अभिलंब कैसे खींचना है। क्यों? ये समझ आया ना अभिलंब। अब बात ये समझो जरा, हमें ये पता है कि जो मैंने डैश डैश लाइन बनाई है ना, ये दिखाया कि प्रारंभिक मार्ग इसका ये है, पर क्या सच में होगा? नहीं होगा ना। ये अभिलंब की तरफ झुकेगी। एक बात समझो, इधर है वायु, इधर क्या है बोलिए जरा? इधर है वायु, मतलब ये विरल है। इधर कौन सा माध्यम है बोलिए जरा? विरल है। और इधर है ये माध्यम सघन, ये माध्यम है सघन। अगर मैं आपसे कहूं ये विरल है, इसका पूर्णांक है n1, और ये सघन है, इसका पूर्णांक है n2। तो अब ये समझो जरा, जैसे ये गया विरल से किसके अंदर प्रवेश हो गया है? सघन के अंदर। तो बताओ अभिलंब सघन वाला मानेंगे, तो ये वाला मानेंगे अभिलंब, क्योंकि ये प्रकाश किरण जो डैश डैश है ना, इसके अंदर है ना सघन की तरफ। तो ये वाला जो, इसको भी अभिलंब मानेंगे, लेकिन बशर्ते ये बाहर है और ये अंदर है। तो जहां पर है हम उसी की बात करेंगे। जैसे सघन के अंदर पहुंच गए तो हम सघन वाले की बात करेंगे। तो ये प्रकाश किरण यूं न जाकर बोलो ऐसे मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी? बोलो ऐसे मुड़ेगी अभिलंब की ओर, इस ये वाली इधर नीले वाले की तरफ मुड़ेगी, ऐसे तो मुड़ जाएगी ना। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये मुड़ेगी। अब ये जैसे ही मुड़ेगी तो देखो क्या होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मोड़ देंगे। अब चलो कि तुम मुड़ जाओ, गलत डायरेक्शन में पहुंच गए थे। जैसे ही इसको मोड़ेंगे तो ये कुछ यूँ मुड़ जाएगी, ठीक है। अच्छा मुड़ेगी तो हल्की सी इतनी, वैसे सच में तो यही है कि वो थोड़ा ज़्यादा ना मुड़ेगी, बहुत नहीं मुड़ेगी, वो इस जगह से हल्की सी बस ऐसे होगी। लो अपने मार्ग से हट गई कि नहीं हट गई बताओ? हल्की से मुड़ गई। अब एक बात सोच कर देखो कि अगर मैं आपसे कह दूं कि इसी को ध्यान से देखो, अगर तुम इसी चीज को पीछे की ओर लाओ, अगर इसी चीज को पीछे की ओर लाओ, तो क्या ऐसे नहीं लग रहा कि ये वाली जो आएगी वो ऐसे आएगी कुछ? क्या समझ आई बात है मेरी? ये वाली जो है ना एरो जिसकी गई है, ये मेन वाली, इसको अगर पीछे लाओगे तो ये वाली बनेगी कि नहीं बनेगी? ठीक है। तो अब मेरी बात सुनना जरा, जहां पर ये प्रकाश किरण मिल जाए, तो अब हमें बताओ, ध्यान से समझना, ये क्या है बोलो, इसका नाम बोलो पहले। ये है अभिलंब सर। ये क्या है बोलिए? ये आप बोलेंगे ये है अभिलंब, ठीक है। ये है सेंटर, ये है ऑब्जेक्ट मेन अपनी, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट से निकली हुई प्रकाश किरण जिधर जाए, उसको जब पीछे मिलाओगे मुख्य अक्ष पर, जहां मिलेगी उसका नाम होगा इमेज। क्या कोई दिक्कत हुई बताओ? अच्छा ये डैश डैश वाली किसकी है? तो बोलोगे इस ऑब्जेक्ट की प्रारंभिक रास्ता है, प्रारंभिक मार्ग है। ये डैश डैश किसका है? ये जो मेन वाली है ना, इसको अगर पीछे की ओर बढ़ाते, भाई आगे तो अब कहीं मिलेगी नहीं,
मुख्य अक्ष तो यहाँ है, वो आगे नहीं मिलेगी, तो इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो लगेगा यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा इमेज, ये वाला इसका है और ये वाला इसके सामने, लग भी रहा होगा देखने में। अब यहाँ पर सुनो जरा, अब जो मैं आपसे बता रहा हूँ उस चीज को समझो। मैंने कहा ये इसको जल्दी से देखो, हमेशा इसका नाम क्या होगा जल्दी से बताओ? अभिलंब। ठीक है, इसका नाम क्या है बोलो? आपतित किरण। आपतित किरण। इसका नाम क्या है? अपवर्तित किरण। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कौन सा कोड होता है तो आंसर क्या होगा सर? बोलना आपतन कोड होता है। क्या होता है? आपतन कोड। अभिलंब और आपतित किरण के बीच हमेशा आपतन कोण बनता है आई, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच हमेशा आर बनता है। आ जाओ, इसको भी देखो कहां पर बन रहा है ये एंगल, और एंगल को बड़े ध्यान से देखना। मैं दो अलग अलग कलर ले रहा हूं ताकि मैं दूर से आपको समझा सकूं। ये क्या है बताओ? ये मेन वाली लाइन, इस लाइन का नाम क्या होगा जल्दी से बताओ? इसका नाम कौन सी? आपतित किरण। क्यों? क्योंकि यहीं से मेन ऑब्जेक्ट से निकली थी। और ये क्या है? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच कौन सा कोण बनता है जल्दी से बताओ? आपतन कोण बनता है आई। यहां से लेकर के यहां तक का जो एंगल है इसका नाम आई दे सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। दूसरी बात, मैंने कहा ये जो आई है ये अपवर्तित किरण है कि नहीं बताओ? ये अपवर्तित किरण है, ये ऐसे गई थी, यही तो वापस आई है, मतलब ये आपतित आपतित है, ये अपवर्तित है, तो ये भी अपवर्तित मानो। तो बताओ जरा, अगर मैं आपसे कह दूं अपवर्तित किरण के पास से एंगल बताओ कितना है, तो अपवर्तित किरण वाला एंगल कितना आप बताएंगे? जल्दी से बताएं सर। जो अपवर्तित किरण वाला होगा ना उसको हम बताएंगे आर। ये एंगल कितना होगा? आर। कोई दिक्कत हुई बताओ? कोई दिक्कत है ना? ये बड़ा आसान था, इतना बना लेना है। और ये इसमें सब कुछ चित्र में ही छिपा है, अगर चित्र जानते हैं तो सब कुछ आप कर पाएंगे। यहां से एक अभिलंब आपको डालना ही डालना है, अभिलंब तो आपको भूलना ही नहीं है, और वो अभिलंब मैं यहां पर डाल देता हूं। आप मान कर चलेंगे कि इस पॉइंट से मैंने एक खींचा है अभिलंब, ये लीजिए। कलर तो चेंज कर दूं मैं, कौन सा कलर कर दूं? अलग बिल्कुल, ये लीजिए। अब बताओ ये पॉइंट क्या कहलाएगा जल्दी से बताओ? इस पॉइंट का नाम एन कहलाएगा, ये पॉइंट एन, नॉर्मल। ये बन के तैयार हो गया पूरा का पूरा चित्र। अब देखो एक बात समझो, बुक में कुछ भी एंगल दिए हों इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है, आप कोई भी एंगल ले सकते हैं। बुक में देते हैं कि ये एंगल अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, इसको गामा मान लो। मैं तो कहता हूं किसी को कुछ भी मान लो, क्योंकि ये बाद में बचते ही नहीं है। ठीक है, तो बुक के हिसाब से मैं बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में छपा रहे कि हाँ भाई साहब ये मानते, ये मानते, इस वजह से ऐसा किया गया। अब जल्दी जल्दी से समझो जरा, केवल एक त्रिभुज का बाह्य कोण नियम समझ लो। अगर ये त्रिभुज है, इसकी किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दो, मान लो इसको बढ़ा दो, ये त्रिभुज का बाह्य कोण बना कि नहीं बना? जो त्रिभुज का बाहर का कोण होगा वो अपने सामने जो दो शेष कोण होंगे ना उनके योग के बराबर होता है। ये त्रिभुज का बाह्य कोण नियम। आओ इस नियम का यूज करते हैं और बेहतरीन डेरिवेशन निकालते हैं, जो 100% है कि इस बार ही बोर्ड एग्जाम में ये आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये ना आए। सबसे पहला काम देखो जरा, अगर मैं नाम दे दूं, इसका नाम मैं देता हूं ए, इसका नाम देता हूं एम, इस पॉइंट का नाम है एम, इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं एम। आप समझ जाएंगे। देखो जिस त्रिभुज में मैं हूं उसी त्रिभुज को ध्यान से देखना है। मैं लिखता हूं त्रिभुज, एक बार ओ से यहां तक लेना है एन से। ठीक है, यहां तक नहीं, सीधे हम सी तक लेंगे, क्योंकि एन में कोई एंगल नहीं बन रहा है ना। हम सी से लेंगे, जैसे ओ से सी तक जाएंगे, एक बार आई से सी तक जाएंगे, बस खत्म। पहले हम कहां से चल रहे हैं? ओ एम सी में, त्रिभुज ओ एम सी में, त्रिभुज ओ एम सी में। जिस त्रिभुज में हो उसी में ध्यान से देखकर बताओ जरा, क्या हम लोग एक बात कह सकते हैं बाह्य कोण नियम से? यहां पर मैं लिखता भी हूं, बाह्य कोण नियम से, बाह्य कोण नियम से। बाह्य कोण नियम से
अगर मैं लिखता हूँ बाह्य कोण नियम से, तो क्या आप ये कह सकते हो कि देखो ज़रा, ये जिस त्रिभुज में हो उसी त्रिभुज को ध्यान से देखना। आप ओ वाले पर हो तो ये ओ वाली लाइन ये दिख रही कि नहीं बताओ, डार्क वाली, तो इसमें से ये एंगल कौन सा बोलो, इसकी बात होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि ओ वाली लाइन यही तो है, तो ये बाहर का कोण बना कि नहीं बना? ठीक है, इसमें देखो जरा ध्यान से, तो ये आई जो है, इसके ये कोण छोड़ दो, तो ये और ये बचा कि नहीं इस त्रिभुज में, ओ एम सी ये बचा। तो 3 एंगल हैं, 1 2 3, तो इसके सम्मुख तो सामने यही दोनों पड़ेंगे, तो ये दोनों के योग के बराबर होगा। मतलब जो आई है, जो आई है वो किसके बराबर होगा? अल्फा प्लस गामा के। इनको मैं पहले ही साइड में लिखता चलूँ छोटा छोटा, क्योंकि इनको एडजस्ट करना है। आई बराबर गामा प्लस अल्फा, इसका नाम हम इक्वेशन फर्स्ट का देंगे और इसको छोड़ देंगे। अल्फा कुछ अच्छा नहीं बना ना, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से आप क्या करेंगे, त्रिभुज, अब आई वाले से ले लो, आई एम सी में, बस दोनों, ये कठिन हो ही नहीं सकते जब तक मैं पढ़ा रहा हूं। आई एम सी में फिर से वही बाह्य कोण नियम से, बाह्य कोण नियम से, नियम से। चलो बताओ, इसमें बाह्य कोण नियम लगाओ, इसमें भी क्या कहेंगे सर? इसमें इस वाले पे है ना, आई वाले पे, तो आई वाला यहां से है, इस जगह से है कि नहीं बताओ? तो ये बाहर का कोण हुआ, और ये ऐसे देखो ऐसे देखो ऐसे देखो, ये तो ये बीटा है और ये गामा, क्योंकि ये वाली पूरी ऐसे बनाए ना त्रिभुज बड़ा सा, तो ये दूसरा ये तीसरा कोण तो इसमें तो है ही नहीं, तो ये और ये दोनों के योग के बराबर होगा। इसके सम्मुख ये और ये पड़ेंगे, तो आर बराबर होगा बीटा प्लस गामा। जो आर की वैल्यू है वो मिल गई आपको बीटा प्लस गामा। ये है बीटा प्लस गामा। ये इक्वेशन नंबर 2 है, यहां पर हम छोड़ देते हैं। अब यहां पर सुनना जरा ध्यान से, आज तक कोई ऐसा अपवर्तन का सूत्र पढ़ा जिसमें अपवर्तन का नियम ही ना लागू होगा, है ना? ये अपवर्तन के नियम सही बनाए कि नहीं बनाए? अगर अपवर्तन लागू हो रहा है, ये अपवर्तन की घटना हो रही है, तो 100% स्नेल का नियम लागू होगा, लागू होगा। तो मैं लिखता हूँ स्नेल के नियम से। यहां से चीजें समझते चलना है कि कैसे कैसे चल रहा है, ताकि ये कठिन ना लगे आपको। स्नेल के नियम से, जगह भी बचानी, इस वजह से ऐसा हो रहा है, स्नेल के नियम से। थोड़ा सा जल्दी भी करेंगे, क्योंकि कम समय में वन शॉट तरीके से पढ़ाना है आपको। देखो स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बराबर हो बटे में साइन आर, वो बराबर होगा n2 बटे n1, इसके बराबर होता है भाई। ये आपने पढ़ा होगा, देखो आपने क्या पढ़ा होगा मैं बता देता हूँ। आपने पढ़ा होगा साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, ये पढ़ा था ना? और ये नियतांक ही n के बराबर होता है, और यही n2 बटे n1 के बराबर होता है। इस बात को अभी नोट करो ताकि ये काम आएगा। तो मैंने सीधे ये किसके बराबर लिखा, n2 बटे n1, तो ये n2 हो गया और ये n1 हो गया। ये समझ आ गया? अब यहाँ से चीज़ें बदलनी शुरू होंगी। देखो मैंने आपको ये पहले ही बताया, दर्पण वाले में भी बताया, वैसे गोली वाले पे बताता हूँ। जब भी आप मानेंगे तो गोली पृष्ठ का जो व्यास है ना वो कम मानेंगे, द्वारक कह सकते हो या व्यास कह सकते हो, वो कम मानोगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यदि यदि गोली पृष्ठ का द्वारक, मैं द्वारक लिख देता हूँ, ठीक है? आप समझ जाइएगा, व्यास की बात है, द्वारक बहुत छोटा है, छोटा है, तब देखो जब बहुत छोटा हो जाएगा, एक बात समझ लो, जैसे मैंने कहा ये वाला देखो इतना छोटा है गोली पृष्ठ। अब इसको समझो जरा प्रैक्टिकली अपने आप से, और ध्यान से समझना। ये मैंने कहा कि ये है मुख्य अक्ष, बन गई बन गई। अब यहाँ आपने कहा कि ये ऑब्जेक्ट रखी है,
मान लो मैं कलर चेंज करके भी दिखाता हूँ। ये ऑब्जेक्ट रख के यहाँ पर पड़ा, ठीक है। अब ये हल्का सा ऐसे फोल्ड होगा, ऐसे मुड़ेगा ना, ऐसे ना जाकर, ऐसे ना जाकर, हल्का से ये फोल्ड होगा। अब इसको अगर पीछे लाओगे तो यहाँ बनेगा, बनेगा ऐसे। तुम देख रहे होगे कि ये गैप, लगातार लाइनों के गैप क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। अब जब अभिलंब भी खींचोगे, अगर ऐसे अभिलंब खींचोगे तो इनके बीच का भी ये गैप क्या होगा, कम होगा। मतलब जैसे जैसे द्वारक द्वारक कम करते जाओगे, वैसे वैसे आई और आर एंगल ये कैसे होते जाएंगे, बोलो, छोटे होते जाएंगे। तो इस वजह से हम कहेंगे इस स्थिति में जो साइन आई है ना, ध्यान से समझेंगे, जो साइन आई है, साइन आई, ये लगभग बराबर होता है आई के, और जो साइन आर है ये लगभग बराबर हो जाएगा आर के। अब ये वैल्यू उठा के रख दो और आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो जरा यहां पर रखना, लिखेंगे अतः, जगह कम होगी ना, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। तो साइन आई की जगह में क्या लिखना है, केवल आई, और आर की जगह, साइन आर की जगह में केवल आर, उधर क्या आ जाएगा n2/n1। अब देखो जरा आई और आर की वैल्यू भी लिख ले सीधे, या तो पहले गुणा कर लो n1 का आई में, तो n1 आई बराबर में n2 r। अब देखो यहां पर क्या बनेगा, n1 है अपनी जगह पर, आई की वैल्यू बोलो कितनी निकालो आप, गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस अल्फा बराबर n2 है अपनी जगह में, आर की वैल्यू आपने कितनी निकाली, बीटा प्लस गामा, ये बना लिया। अब यहां पर समझो जरा, जगह बचाना बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई है, क्योंकि डेरिवेशन बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आएगा ज़रूर। बस यकीन जानो, अगर आपने तैयार कर लिया कि ज़रूर आएगा। यहाँ पर अब वैल्यू रख गई है, अब गुणा करना है अंदर केवल, तो n1 का गामा हम करेंगे तो क्या बनेगा, बोलो, n1 गामा, फिर n1 का अल्फा में करो तो क्या बनेगा, प्लस का n1 अल्फा बराबर n2 का बीटा में करोगे तो क्या बनेगा, n2 बीटा प्लस n2 गामा। कोई दिक्कत हुई बताओ, n2 गामा। अब गामा गामा वाली चीजें एक तरफ करना है, अल्फा बीटा वाली दूसरी तरफ भेज देना है। तो यहाँ पर n1 गामा तो है ही, चलो अच्छा ये n1 अल्फा है, ये मैंने लिखा n1 अल्फा, और फिर ये ऐसा किया कि ये प्लस का n2 बीटा है, इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा n2 बीटा। उधर वो n2 गामा तो है ही, ये है, ये माइनस का इधर आएगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा। यहाँ पर n1 अल्फा तो है ही, और यहाँ पर n2 बीटा भी है, और यहाँ पर गामा जैसे ही कॉमन करोगे तो बन जाएगा n2 माइनस n1। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इतने में। अब एक बात बताओ मुझे जरा, जैसे अभी चित्र बनाया था उसमें एक बात गौर की होगी कि जब आई और आर भी छोटे हो रहे थे तो ये गैप भी तो कम हो रहे थे, चित्र में कम हो रहे थे ना भाई। ये समझो जरा, अगर ऐसे है, ऐसे हैं, तो क्या जरूरी कि ये एंगल जब ऐसे बनेगा, ये ऐसे ना जाकर, मैं कहता हूँ हल्का सा ऐसे आएगा, पीछे बढ़ाओगे, ऐसे पीछे बढ़ाओगे तो ये एंगल भी तो बहुत छोटे छोटे आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, ये छोटे भी, ये एंगल भी बहुत छोटे छोटे आएंगे। जितना छोटा करते जाओगे उतना छोटा आएगा। अगर मैं मान लूं कि ये वही चीज है, कि ये चीज गोली पृष्ठ का, यहां पर पृष्ठ, गोली पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है, यहीं पर भी लिख देता हूं, चूंकि गोली पृष्ठ का द्वारक, गोली पृष्ठ का द्वारक, द्वारक बहुत छोटा है, छोटा है, इसलिए अब जो चीज मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से समझना। जो अल्फा है वो लगभग tan अल्फा के बराबर लिया जाएगा, और जो बीटा है वो tan बीटा के बराबर लिया जाएगा, और जो गामा है वो tan गामा के बराबर लिया जाएगा। ये बातें आप याद रखेंगे। साइन आई आई के बराबर, साइन आर आर, साइन आई आई के बराबर, साइन आर आर के बराबर, वैसे अल्फा बीटा गामा किसके बराबर, tan अल्फा tan बीटा tan गामा के बराबर। ये वैल्यू आपको पुटअप करनी है, लिखेंगे अब समीकरण 3 से। अब कहां पर बना है ये समीकरण 3, बनाते हैं। ये है समीकरण नंबर 3। चलो समीकरण 3 से देखते हैं क्या आएगा। चलो बोलो जरा ध्यान से, n1 है ये, बिल्कुल सही बात है। अल्फा की वैल्यू कितनी रखनी है, tan अल्फा माइनस n2, बीटा की वैल्यू tan बीटा, इसी तरह गामा
की जगह में tan गामा, और बाहर क्या है n2 माइनस n1। अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूं उनको ध्यान से सीखे जरा। ये बताओ अल्फा बीटा गामा की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या हम ये बात नहीं कहेंगे कि हम समकोण त्रिभुज से निकालते हैं, क्योंकि हमने जाना था किसमें, त्रिकोणमिति में। अच्छा 10 से आप सुनते चले आए होंगे, ये बातें याद रखना, बहुत काम की है ये। समझो जरा, यहां से हम त्रिभुज, अब देखना जो भी मैं त्रिभुज ले रहा हूं, tan अल्फा, अल्फा कहां पर बन रहा है बताओ, ये है। अब ये यहां से लोगे तो कभी समकोण बनाएगा ही नहीं। अब ये n वाले को देखो, n वाले को ये ऐसे देखो तो ये समकोण है कि नहीं, ये 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, अभिलंब तुमने बोला ये, तो ये है अभिलंब। तो इस बार जो हम त्रिभुज ले रहे हैं उनको ध्यान से देखते चलो और आराम से समझते चलना, क्योंकि यहीं से खेल खत्म होता है इस डेरिवेशन का। त्रिभुज ओ एम पी में, एन मत लिखना, पी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, या तो एन लिख लो कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखोगे, त्रिभुज ओ एन पी में, एन ओ एन एम में या ओ एम एन में, जो अच्छा लगे आपको। ओ एम एन में, ठीक है। इसी तरह हम लिखेंगे त्रिभुज आई एम एन में, फिर इसी तरह लिखेंगे त्रिभुज सी एम एन में। तीनों त्रिभुज लेने हैं। अब देखो कम जगह है, इस वजह से मुझे एडजस्ट करना ही करना है। चलो समझो जरा, ओ एम एन में आ जाओ। ओ एम एन, ये दिखा, इसमें tan अल्फा का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि हमें tan अल्फा की जरूरत है। ये क्या बनाएगा, बोलिए अपने पास, tan अल्फा बराबर, क्या सबको पता है लंब बटे आधार होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan अल्फा। अब बोलो जरा ध्यान से, उसमें देख के लंब क्या है, बोलो tan जो अल्फा के सामने, कोण के सामने की भुजा होती है वो लंब, अल्फा के सामने भुजा ये पड़ रही ना एम एन, तो ये बनेगा लंब एम एन, और बटे आधार, आधार ओ से एन, तो ओ से एन। इसी तरह आई एम एन में आ जाओ, आई एम एन, इस वाले में आ जाओ आई एम एन, फिर इसमें आ जाओगे तो tan बीटा मिल जाएगा, tan बीटा। फॉर्मूला सेम, लंब बटे आधार, तो tan बीटा की वैल्यू बताइए जरा। लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू इसके सामने भुजा, तो एम एन हो गई लंब। आधार की वैल्यू क्या है, देखो एक बेस्ट स्ट्रेटेजिक साथ पढ़ रहे हो कि भूलोगे भी नहीं, आई से एन तक जाएंगे, तो आई एन, मन लगाकर बस देखते चलें। एक और लाइन की जरूरत है मुझे अभी, चलो अब समझो जरा। अब हम इसमें आ गए सी एम एन में, तो इसमें tan गामा मिल रहा है, tan गामा लंब बटे आधार, तो tan गामा, लंब की वैल्यू कितनी बनेगी एम एन पूरी, आधार की वैल्यू कितनी बनेगी बोलो सी एन, सी से एन, ये बन के तैयार हो गया। ये बातें समझ गए। अब यहां से आगे बढ़ने से पहले फिर लाइन की जरूरत है मुझे, और मुझे खींचनी ही पड़ेगी। चलो अब समझो जरा, अब हम कहां पर, ये जो है ना, इसको इक्वेशन कोई मानो, इसे किसी इक्वेशन का नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 4, समझ गए। तो समीकरण 4 में आ जाओ, अब लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से वैल्यू ढंग से रखना, n1 अल्फा की जगह हम कितना रखेंगे mn बटे ओ एन, तो tan, पहले n1 तो है ही, साथ में आ जाएगा अपने पास mn अपॉन ओ एन, इसी तरह माइनस n2 है ही अपनी जगह, और इसकी जगह में आ जाएगा mn अपॉन आई एन, mn बीटा है ना, बीटा आई एन, बराबर में। अब ये विरल को मैं इधर से हटा देता हूँ और शिफ्ट कर देता हूँ इधर विरल, क्योंकि ये अपने लिए बेकार हो गई ये जगह। अब समझिए सर, बराबर में क्या है tan गामा, गामा की वैल्यू कितनी एम एन अपॉन सी एन,
एम एन अपॉन सी एन और ब्रैकेट के अंदर है एन टू माइनस एन वन। अब देखो बहुत आसान है, एम एन हर जगह दिख रहा है ना, तो एम एन मान लो खत्म, काट दें यहीं से तो समझ जाएंगे ना। मान लो एम एन मैं काट दे रहा हूँ, आपको काटना नहीं है, पहले एक बार कॉमन करना है। यहाँ पर मेरे पास जगह कम है, इस वजह से मैं सीधे काट दे रहा हूँ। ये एम एन ये एम एन ये एम एन दोनों ये तीनों आपस में खत्म हो जाएंगे, कॉमन हो जाएगा। इस वजह से कॉमन की वजह से खत्म हो, ये बात ध्यान रखना। तो इससे बचेगा एन वन अपॉन ओ एन, इससे बचेगा एन टू अपॉन आई एन, इसके पास बचेगा एन टू माइनस एन वन बटे में आर सी, ये सी एन, ये बन के तैयार। समझ गए इतनी बातें। एक बात यहां पर समझो जरा, साथ में ही ये अल्फा बीटा गामा भी होंगे, और यहीं पर एक चीज और में, और जो पी पॉइंट है ना वो लगभग किसके अंदर छिपा होगा, एन के भी छिपा होगा कि नहीं। द्वारक छोटा होता है तो लंब डालोगे तो पी पर आ जाता था। तो यहां पर अब जहां जहां एन है वहां वहां कितना कर लेंगे, पी। ठीक है, तो यहां लिख देना चूंकि एन लगभग बराबर है पी के, तो बोलो क्या बनेगा, एन वन अपॉन ओ पी। अच्छा ये वैल्यू अगर मैंने लिखी है तो मेरी बात समझिए ज़रा, मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि यहाँ से कॉमन भी कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये बात लिखी है तो एक लाइन एक्स्ट्रा करनी ही है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि कॉमन भी कर देता हूँ। ये जो एम एन वाले हैं ना, इनको आप समझिए ज़रा, ये एन वन यहाँ से एम एन मैंने कॉमन किया है, तो इससे क्या बचेगा बोलो, एन वन अपॉन ओ एन माइनस, इससे एम एन बाहर होगा तो एन टू अपॉन आई एन, और इधर से क्या बचेगा, एम एन तो है ही और नीचे है सी एन, और ये बन जाएगा एन टू माइनस एन वन। तो ये एम एन से ये वाला एम एन अब कैंसिल हो जाएगा, ये वाला एम एन से एम एन, समझ आया। ये कॉमन किए गए इधर से और फिर काट दिए गए, अब याद रखना। अब यहाँ पर लिख लेना, चूंकि अपने पास जो एन है ना वो लगभग किसके बराबर है, पी के, लगभग किसके बराबर है बोलो, पी के। तो रखो एन वन अपॉन ओ पी माइनस एन टू अपॉन आई पी बराबर एन टू माइनस एन वन अपॉन सी पी। कोई दिक्कत हुई इतने में, कोई दिक्कत नहीं। अब वैल्यू रखनी है आपको, फिर से देखो जरा, अगर मैं आपसे पूछूं फिर से वैल्यू रखनी है तो देखो जरा, तीन वैल्यूज रखनी है आपको, तीनों की तीनों ध्यान से समझना। कौन सा कलर ले लूं मैं, नीला ले सकता। देखो एक तो वैल्यू आई से पी तक, ओ से पहले पी तक देखो, एक ये डिस्टेंस लेनी है आपको यहां तक, फिर एक यहां से यहां तक की लेनी है, और फिर आपको एक यहां से यहां तक की लेनी है, ये तीन डिस्टेंस आपके सामने हैं, और तीनों के नाम ध्यान से समझ लो। ये यहां से यहां तक सीमित है, ये यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक। देखो जरा, ऑब्जेक्ट हमेशा कितनी डिस्टेंस रखता है बताओ, यू नाम देते हैं वस्तु की दूरी को, नाम क्या देंगे, यू। इसकी वैल्यू किसी और कलर से मैं करूं, इस कलर से कर दूं, किस कलर से, इससे कर दूं, नहीं ग्रीन वाले से कर दूं, ग्रीन वाला सही रहेगा। चलो ये हो जाएगा यू, और ये हो जाएगा वी, और ये हो जाएगा आर। अब चिन्ह परिपाटी भी देख लो एक बार यहीं पर, क्या आप कह नहीं सकते हो कि बताओ ये पी से सारी डिस्टेंस ली जाती हैं, तो ये इधर खड़े हो जाओ, पी में खड़े हो गए हम, पी में जैसे ही खड़े हो गए ये बाएं तरफ मिलेगा यू और वी, बाएं तरफ वाली बताओ निगेटिव, और ये आर जो है वो किधर नहीं मिल रही, दाएं तरफ, तो वो कैसे ली जाएगी, पॉजिटिव। यहां पर जैसे ही रखोगे तो बताओ एन वन, बताओ ये बनेगा एन वन अपॉन ओपी का मान, ओ से पी तक कितना है बताओ, माइनस का यू लिया जाएगा, माइनस एन टू अपॉन आई पी की वैल्यू माइनस का वी लिया जाएगा, और इधर एन टू माइनस एन वन बटे में आर लिया जाएगा, क्योंकि सी पी की वैल्यू प्लस की आर है, समझ गए। अब यहां से देखो माइनस माइनस दोनों में है ना, तो हम इससे कॉमन कर सकते हैं, माइनस ना कॉमन करो, ये माइनस से माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस वाला पहले लिख लो, एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू बराबर एन टू माइनस एन वन बटे आर। और यही प्रूव करने के लिए आपसे बार बार कहेगा, वो कहेगा करो प्रूफ कि ये इतना ही होगा। ये लो, ये वाला है, ये ध्यान रखें, ये गड़बड़ है क्या,
चलो हटाओ, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, बना देता हूँ। ये लो, ये बना। यहीं पर थोड़ा सा इसके आगे और आता है, कभी कभी ये नहीं आता, तो जो अब मैं बताने जा रहा हूं वो आएगा। चलो सीखो जरा। इसके बाद क्या आ सकता है, यहां से आपको जबरदस्ती का N2 कॉमन करना है, इससे N2 कॉमन करना है। अब जो कॉमन नहीं होता उसे कॉमन करने की तरकीब मैं बताऊंगा आपको। देखो जैसे मान लो आप इससे N2 कॉमन ही N1 सॉरी N1 कॉमन कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मुझे करना है कॉमन N1। इसके पास N1 दिख रहा है क्या? नहीं, ऊपर से हमें N1 कॉमन करना है। जैसे जिसके पास ना हो ना उसके बटे में रखो। तो N2 तो था, इसके पास N1 नहीं है तो बटे में लिख लिया मैंने N1, और नीचे क्या था? V। तो ये अपनी जगह में देखो, ऊपर से हम N1 कॉमन करना चाह रहे हैं, नहीं कॉमन है तो आपको क्या करना है, बटे में उसके रख देना है। और माइनस का N1 तो है ही, इसके भी बटे में N1 रख लो और बटे में U। वैसे ही इधर भी N1 कर लो कॉमन, तो बताओ N2 बटे में N1 आ जाएगा, माइनस N1 बटे में N1 आ जाएगा, और बटे में रहेगा R। कोई दिक्कत है तो बताओ। जहां जैसे ही N1 ऊपर से कॉमन किया गया तो हर किसी के बटे 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 में ऊपर क्या कर दिया गया है, N1। अब जो कट रहा है उसे काट दो, जो कट रहा है उसे काटो। जैसे ये N1 से ये N1 खत्म, ये N1 से ये N1 खत्म। और एक और बात, अभी मैंने स्नेल का नियम पीछे लिखाया था, तो उसमें ध्यान से मैंने लिखा होगा कि स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से ये बात आपको याद रखनी है कि जो साइन आई है और साइन आर है, ये हमेशा किसके बराबर होता है, एन के। और जो एन है वो N2 बटे N1 होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक। वो वहां पर था ऐसा। तो अगर ये ऐसा था तो यहां से एक बात आपको दिमाग में रखनी है कि क्या हम ये नहीं कह सकते कि N2 बटे N1 किसके बराबर होगा, बोलो एन के बराबर। तो ये वैल्यू बस आपको रखनी है। बोलो जरा, ये N1 से ये वाला N1 भी कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। तो बताओ, इधर बचा N2 बटे N1 मतलब N, और बटे में कितना है V, माइनस यहाँ से 1 बटे में ये U आ जाएगा, उधर क्या आ जाएगा N2 बटे N1 N माइनस का 1 अपॉन R। ये दूसरा है। अगर आप इसको भी कर पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत काम का। ये लो, इस तरह से ये वाला भी डेरिवेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। जगह कम थी इस वजह से एडजस्टमेंट करके लिख रहे थे। स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले सकते हैं। चलो इसके बाद नेक्स्ट वाले पे चलते हैं और देखते हैं क्या पढ़ना है आपको। यहाँ पर पहुँच गए हम लोग, आगे आगे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र पढ़ना है। चलो, पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। लेंस मेकर सूत्र भी इसी का नाम है। अब कैसे करेंगे, सुनना आराम से। यहाँ से हम सबसे पहला काम करेंगे, एक लेंस बनाना। जब भी यहाँ लेंस की बात आ जाए, कोई लेंस दिया ना गया हो तो कौन सा लेंस लेंगे, बोलो उत्तल लेंस लेंगे। कैसा लेंस, उत्तल लेंस। क्या इसमें उत्तल लेंस मिल जाएगा, मुझे मिलना चाहिए सेप में। तो है कहीं सेप उत्तल लेंस की, इससे बनाया जा सकता है वैसे, देखता हूँ एक बार। लगभग सेप तो दे ही दे रहा है ना उत्तल लेंस की, दे देगा, काम चल जाएगा ना, समझदार है समझ जाएगी। ना चल रहा हो तो हटाओ इसको। चलो मैं बनाता हूँ। ये लो, ये बना दिया मैंने उत्तल लेंस। ये है एक उत्तल लेंस। अच्छा बताओ, उत्तल लेंस में कितने सरफेस होते हैं, पहले तो ये बताओ। दो, ये एक सरफेस 1 होता है और ये सरफेस 2। जो चीजें मैं अब सिखाने वाला हूं उसको बस जल्दी समझो। अगर मैं आपसे कह दूं सरफेस 1 का वक्र किधर की ओर पूरा होगा, तो क्या कहोगे कि ये वक्र अपना इधर की ओर पूरा करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बताओ भाई। जब ये इधर की ओर जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तब तो ये इधर की ओर पूरा करेगा जाके। मतलब सरफेस 1 का केंद्र इधर की ओर होगा, सरफेस 2 का केंद्र इधर की ओर होगा। बस यही सिखाना था। ये मैंने कहा कि हटो तुम, जरा हटो थोड़ा सा। और ये भी गलत है, गलत नहीं है, जगह कम है, छोड़ दी मैंने इधर। जगह कम है, उधर जगह बनानी चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ बनाता हूँ।
चलो अब समझो जरा, यहां पर सबसे पहला काम जो हम हर बार करते हैं वो फिर इस बार भी करेंगे, मुख्य अक्ष खींचना। ये लो, ये था सरफेस 1, ये था सरफेस 2। सरफेस 1, सरफेस 2, ये काम आएंगे बहुत इस वजह से। अच्छा ये बताओ, लेंस की मोटाई कुछ नजर आ रही कि नहीं? मान लो ये पतला लेंस है, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसकी मोटाई मान कर चलता हूं टी है। अभी कितनी मोटाई है इसकी? टी। बताओ लेंस के अंदर माध्यम कौन सा होगा? बोलो सघन। कौन सा माध्यम होगा? सघन। और बाहर इधर कौन सा होगा माध्यम? वायु। ये मान लो विरल। मैंने माना कि ये भी जो विरल माध्यम है ये कौन सा है? वायु। और इधर भी क्या है? बोलो वायु। ये है विरल, ये है विरल। और ये है सघन, और ये है कांच। लेंस किसका बना है? कांच का। अब यहां से एक एक चीजें समझेंगे हम, और हल करते चले चलेंगे और बनाते चलेंगे पहले अच्छा सा चित्र एक। देखिए यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि चलो ठीक है, यहां पर एक वस्तु रखो, ऐसे ले चलो, ये पहुंचा दी आपने एक वस्तु। पहले तो एक और चीज, चलो ठीक, समझो जरा। ये मैंने कहा है कि ये ऑब्जेक्ट है। सोच कर देखो कि जब उत्तल पृष्ठ अभी अभी पढ़ के आया ना, गोली उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन, तो मैंने कहा आपसे कि ध्यान से देखो तो ये प्रकाश किरण कैसे जानी चाहिए थी? तो आप कहेंगे सर ये ऐसे जानी चाहिए थी। बिल्कुल ऐसे, ऐसी जानी चाहिए थी कि नहीं? बिल्कुल सीधे। पर हमें पता है कि सर ये मुड़ती है, अभिलंब की तरफ मुड़ती। इसका अगर, अच्छा बताओ ये किस सरफेस 1 पर है कि नहीं? बताओ। अगर मैं इधर दिखाता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि चलो अच्छा सरफेस 1 का ढूंढो क्या केंद्र, तो सरफेस 1 का केंद्र इधर होगा कि नहीं होगा? इधर कहीं। और इधर से यहां से अभिलंब डालोगे ऐसे, ये है अभिलंब। बोलो सरफेस 1 का अभिलंब। तो अब ये प्रकाश किरण जो ऐसे जा रही वो हल्की सी ऐसे टर्न होगी कि नहीं होगी? टर्न होगी कि नहीं होगी? तो ये चली जाएगी इधर की ओर। लेकिन मैंने कहा हाँ ठीक है चलो, तो ये वाली सीधे ना जा करके, ये जो है वो सीधे ना जा करके कहां पर जाएगी वो सीखो। ये प्रकाश किरण सीधी ना जा करके अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, मतलब इधर कहीं जाकर मिल जाएगी। ये लो, ये कुछ यूं जाएगी, ऐसे। और इसकी कोई जरूरत नहीं इस वाले की, इस वाले की कोई जरूरत नहीं। ये मैंने सिखाया, देखो ये मेन अभिलंब देखा ना इस सरफेस 1 के लिए, ये प्रकाश किरण यूं जानी चाहिए थी, नहीं मुड़ेगी, ऐसे मिलेगी। ठीक है, लेकिन एक और बात समझो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं ये थोड़ी सी और दूर इसको मैं मिलाऊंगा, ठीक है, ये बातें याद रखना, क्योंकि ये ज्यादा मुड़ गई ना, बहुत मुड़ गई है ना, तो गलत बात, थोड़ा सा कम करेंगे इसको। मैं हटाता हूं, देखो ये वाली जो है ना ये हल्की सी और ये दूर जाएगी, तो मैं दूर वाले के लिए भी एक बनाता हूं। ऐसे जाएगी। अभी और समझते चलेंगे, इसको भी और बढ़ा दूं मैं। अरे चलो ठीक है, ऐसे समझ जाओ। देखो जरा ध्यान से, अब इस वाले को मैं हटाता हूं, सुनना जरा। ये ऐसे जाएगी, मुड़ते हुए उधर निकल जाएगी। लेकिन एक बात समझो, ये केवल सरफेस 1 की वजह से मुड़ी है, लेकिन सरफेस 2 भी तो इसको मोड़ेगा।
तो ये क्या करती है सच में ऐसे न जाकर कुछ और ज्यादा, इससे भी ज्यादा, जब इस ये तो सरफेस 1 के अभिलंब से मिटी, जब इसका निकालोगे ना इस पॉइंट पर अभिलंब खींचोगे तो ये कुछ और ज्यादा दब जाएगी। बस ये बातें याद रखना। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये और दबेगी तो बोलेगे जी बिल्कुल ये और भी दब जाती है और ज्यादा मुड़ जाती है, और कुछ ये यूं न जाकर यहां से जब जाती है तो इससे और आगे मुड़ जाती है, ये आगे मुड़ जाती है ऐसे, ये मुड़ जाएगी। पहले ये तो इससे मुड़ी थी सरफेस 1 से, ये सरफेस 2 से यहां मुड़ के गिरेगी। ठीक है, अब यहां पर बातें आती हैं कि ये एक बात समझो जरा, मैं जो आपसे क्वेश्चन करूं उनके आंसर देना। मैंने कहा कि सरफेस 1 के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो हमें लग रहा था वो ये वाला होगा कि ये वाला, बताओ। वो जो लग रहा है ना, पर होगा नहीं, एग्जैक्ट कहां पर बनेगा, यहां पर लगभग। ठीक है, तो वो यहां पर ना बन करके कहां बनता है, वास्तव में यहां बनता है। हमें लगता है कि ये हल्का सा मुड़ा और यहां चला गया। कब यहां पर बनता, जब ये सरफेस 2 ही ना होता। सोचो जरा, ये ऐसे होता और ये अवतल बनता है, ये उत्तल पृष्ठ बनता और यहां पर ऐसे ना जाकर हल्का सा मुड़ता और सीधे जहां मिलता वहां पर तो भी बनता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहां पर एक और सरफेस है। जब एक और सरफेस है तो भाई साहब जैसे इससे मुड़ा है वैसे इससे भी अपवर्तन होगा, तो जब ये यहां तक तो सीधा जाएगा, फिर इसके बाद ये और भी मुड़ जाएगा तो इधर की ओर। तो जो हमें लग रहा है ये आभासी प्रतिबिंब होगा इस जगह पर, तो इस वजह से इसका नाम हम लोग आई डैश देते हैं। इसका नाम क्या देंगे, बोलो, आई डैश। और जो वास्तव में बन रहा है वो यहां पर बनेगा, इसका नाम क्या होगा, आई। इतनी बातें आपको देखनी थी। अब यहां पर चीजें समझो जरा जल्दी जल्दी से। अब मैं कलर चूज करूं कोई और, येलो कलर, रेड कलर। यहां से समझना जरा, अगर मैं कहूं कि इस डिस्टेंस से, यहां से इसके सामने से मैं बात करता हूं, यहां तक की डिस्टेंस है अपने पास, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये। लेकिन अगर मैं यहीं से बात करूंगा इसकी डिस्टेंस, तो आप कहना इसकी डिस्टेंस है वी डैश, समझे। अब एक और बात, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो इमेज है ना ये किस सरफेस के द्वारा बनी, बस सरफेस बताओ। ये जो आई डैश है किस सरफेस के द्वारा बना है, बोलो, S1 के द्वारा। ये जो आई बना है किस सरफेस के द्वारा, S2 के द्वारा। तो इसकी इमेज तो यहां से लोगे ना डिस्टेंस, तो यहां से हम लेंगे इसकी डिस्टेंस, इस जगह से इतनी। अब इनके नाम जल्दी जल्दी मैं बताता हूं कहां से कहां तक। ये ऐसे है, यहां से खत्म है, ये यहां से शुरू है, यहां से खत्म है, ये यहां से खत्म है, और ये इस जगह से खत्म है। समझ गया ना डिस्टेंस। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है तो इसका नाम देंगे हम ओ, ऑब्जेक्ट के लिए ओ। अब सुनना सारा ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट हमेशा इसका नाम, अच्छा बताओ, ये सरफेस 1 का जो पोल है, ध्रुव मान सकते हो P1, इसका जो ध्रुव है इसका नाम P2। अच्छा, प्रकाशिक केंद्र, अगर इनके बीचों बीच वाला पॉइंट यहां ढूंढोगे ना तो इसको हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो U की डिस्टेंस का नाम U देते हैं। और ये O के द्वारा बनाया गया आई डैश आभास करने वाला प्रतिबिंब था, इस वजह से इसका नाम हम V डैश देते हैं। और ये वास्तव में बना है, इस वजह से इसका नाम V देते हैं। ये वास्तव में ये है इमेज, बशर्ते आभासी है, इस वजह से V डैश, और ये वास्तव में बना है मतलब V। अब जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग, सूत्र देखेंगे, लिखेंगे अपवर्तन के सूत्र से। अपवर्तन के सूत्र से अभी अभी हम लोग अपवर्तन का सूत्र पढ़ के आए हैं, आपके सामने एक बार फिर से मैं दिखाता हूं। ये वैल्यू, इसको देखो, n2 बटे वी माइनस n1 बटे यू बराबर n2 माइनस n1 बटे आर, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसको अगर रखना है तो अब आप आ जाओ, इस सूत्र का प्रयोग करो। हम लोग क्या लिखेंगे, सूत्र n2 बटे वी माइनस n1 बटे यू बराबर n2 माइनस n1 बटे आर से इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो, विरल का अपवर्तनांक होता है n1, लेकिन अगर वायु ले लो तो इसका अपवर्तनांक हो जाता है 1। सघन ये कांच है तो इसका अपवर्तनांक होगा n2, और अगर कांच है तो कुछ ना कुछ होगा, मतलब n ले रहे हैं बस। अब मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूं उस बात को ध्यान रखो, बहुत काम की बात है। अगर ये छोड़ा तो मान लो कभी जिंदगी में तुम सीख ना पाओगे, हर बार गलतियां होंगी, और ये सीख गए तो गलती कभी ना होगी। n1 कहाँ का अपवर्तनांक होता है, n2 कहाँ का अपवर्तनांक होता है। क्या n1 सदैव n1 बना रहता है, क्या n2 हमेशा n2 बना रहेगा, तो बातें बिल्कुल गलत है।
N1 N2 का भी काम कर सकता है और N2 N1 का भी काम कर सकता है। तो आपको चीजें समझनी है। N1 वो होता है जहां से प्रकाश किरण चलती है। ये क्या है? जहां से प्रकाश किरण चले, जहां से प्रकाश किरण चले। वहां के अपवर्तनांक का नाम हमेशा N1 होगा। और जहां पहुंचे, जहां पहुंचे वहां का अपवर्तनांक होगा हमेशा N2। ये दो बातें याद रखो। अब मैं लिखता हूं सरफेस 1 के लिए। अब हम लोग आएंगे अपने सरफेस 1 में। चलो सरफेस 1 में S1 पृष्ठ के लिए अगर मैं S1 पृष्ठ पर आता हूं तो मैं आपसे पूछूंगा S1 पृष्ठ इधर है ना, तो बताओ ये हुई आपतित किरण और इससे निकली हुई प्रकाश किरण ये वाली थी। तो ये है, और ये तो सरफेस 2 से निकली है। तो S1 आपतित, ये कहां से आ रही है आपतित किरण? बोलो, विरल से। मतलब N1 की जगह में विरल वाला N1 रखेंगे 1। तो यहां पर N2 की वैल्यू बताओ। N2 कहां पर पहुंची बताओ? S1 के लिए ये यहां से निकली और यहां पर पहुंची, कांच के अंदर घुसी है। तो यहां पर, यहां से निकली, वायु से गई, कांच पर टच की, तो अपवर्तनांक N1 विरल का होगा वायु का, और कांच के लिए जाएगा N2। देखो जहां से चले वो N1। तो जब S1 के लिए बात करेंगे तो S1 भाई साहब ये वायु से निकली है ना, वायु से निकली, कांच पर पहुंची, तो N1 वायु का होगा, N2 कांच का होगा। तो यहाँ पर वायु के लिए N1 का यूज करेंगे, N2 के लिए कांच का। तो कांच का अपवर्तनांक कितना है? N2। तो N2 की जगह में लिखेंगे NV। अब ये बताओ ये क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी बताओ O से। जब सरफेस 1 के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कौन सा है? I डैश। और इसकी डिस्टेंस कितनी है इस P1 से? V डैश। तो यहां पर आ जाएगा N/V की जगह में आएगा V डैश। क्यों? क्योंकि सरफेस 1 के द्वारा ओरिजिनल प्रतिबिंब तो बन ही नहीं रहा है मेरा भाई साहब, वो तो बन रहा है S2 के द्वारा। तो ये बातें याद रखनी है आपको कि इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब यहां पर है और वो है V डैश। तो V क्या है? प्रतिबिंब। तो O के द्वारा पहला प्रतिबिंब कहां पर बना था? I डैश पर, वो है V डैश। माइनस N1। N1 कहां से है अपने पास बताओ? सरफेस 1 के लिए ये वायु वाला होगा, वायु वाला, क्योंकि वायु से कांच पर गई। तो N1 कितना है? 1। तो ये 1 और बटे में कितना है? U बराबर। N2 जान गए हो, N2 की वैल्यू है N, N1 की वैल्यू है 1, और बटे में R का मतलब R1 मान लेते हैं, इसकी रेडियस है R1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह हम लोग लिखेंगे सरफेस 2 के लिए, S2 पृष्ठ के लिए। आ जाओ और इसमें आराम से समझो जल्दी से कि क्या होगा। S2 पृष्ठ हुआ तो प्रकाश किरण अब यहां से चल रही है ना, और कहां जा रहे बोलो? वायु में। देखो S2 पृष्ठ मतलब यहां से शुरुआत हुई, तो कांच से शुरुआत हुई, कहां गए हम? वायु में। कांच के बाद कहां जा रहे हैं? वायु में। S1 के लिए यहां से शुरुआत हुई थी, यहां पहुंचे थे। S2 पृष्ठ की बात हुई होगी तो यहां से शुरू होकर हम वायु में जा रहे हैं। तो मतलब S2 यहां वाला, यहां से चल रहे हैं ना, तो अब जो N2 है वो किसका काम करेगा बोलो? N1 का। और जो ये है ये किसका काम करेगा? N2 का। मतलब S1 के लिए ये N1 है और ये N2, और जब S2 में आएंगे तो ये N1 और ये N2 बन जाएगा। समझ गए? तो अब वैल्यू रखो जरा। N2 की वैल्यू इस बार कौन बनेगा? इधर वाला। तो ये है N, पर इसका नाम है 1। ठीक है, तो ये अब बन जाएगा N2, मतलब N2 की जगह में आ जाएगा 1, और बटे ये V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब कितनी है बताओ? इस सरफेस 2 से कितनी दूरी पर आई है? V दूरी पर। तो यहां पर आ जाएगा V माइनस N1 कहा? सरफेस 2 के लिए N1 की वैल्यू ये बनेगी, मैंने कहा ना अभी। तो ये N1 की वैल्यू है N, और बटे U प्रतिबिंब की दूरी। बताओ इस सरफेस से ये जो आभासी वस्तु है ना, ये आभासी, ये जो प्रतिबिंब बना था इसके द्वारा ये आभासी वस्तु का कार्य करता है। याद रखना, जो सरफेस 1 के द्वारा बनाया गया आभासी प्रतिबिंब I डैश होता है, वो सरफेस 2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो ये वस्तु का कार्य करेगा। तो अब P यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे। तो बताओ अपने पास ये पूरा है V डैश I डैश, ये जो है ना वस्तु कौन सी होगी? S2 पृष्ठ के लिए ये वस्तु बन जाएगा। इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना है। हम यही तो कहेंगे भाई ये वास्तविक नहीं था, इसका ओरिजिनल यहाँ बना है, मतलब ये वस्तु बनेगी तो ये प्रतिबिंब बना। तो इसकी डिस्टेंस टोटल यहाँ से P1 से V डैश है इतनी। मुझे जरूरत P2 से, क्योंकि सरफेस 2 का तो ये है ना ध्रुव,
अब मुझे समझो, ये वी डैश में से अगर मैं टी हटा दूं तो उधर का बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? तो वी डैश में इस टी को हटाना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे? वी डैश माइनस टी, और बराबर में क्या लिखेंगे? एन वन माइनस आर। देखो इसकी जगह में उल्टा कर लो, वन माइनस एन बाई आर, पर यहाँ पर आ जाएगा आर टू। अब सुनो जरा, मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिखता हूँ, क्योंकि ये क्या लिखा है? पतले लेंस है, लेंस पतला है, अर्थात जो टी है वो बहुत 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 छोटा है वी से, वी डैश से, वी डैश से। तो इस वजह से जो वी डैश माइनस टी है वो लगभग वी के बराबर ही आ जाएगी। समझ जाना वी डैश की। देखो जब कोई चीज़ जैसे ये है, इससे ये बहुत छोटी, मान लो जैसे मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, 1 करोड़ में से 1 पैसा मेरा खो जाता है, तो अनुमानित तौर पर मैं आज भी रुपए किसी को बताऊंगा तो 1 करोड़ ही बताऊंगा। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ की अपेक्षा 1 पैसा बहुत कम कीमत रखता है। तो ये बात याद रखना, 1 करोड़ में से 1 पैसा अगर घटाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ हम कह सकते हैं। वैसे ही अगर टी वी डैश की तुलना में बहुत छोटा है, देखो वी डैश तो बहुत बड़ा है, ये टी बहुत छोटा है, पतला लेंस करेंगे तो और छोटा दिखेगा, तो याद रखना वो वी डैश माइनस टी किसके बराबर होगा? वी के, बड़े वाले के ही बराबर हो जाएगा। तो अब यहां पर सीखो जरा, लिखेंगे अतः 1/v माइनस n अपॉन वी डैश, इसकी जगह में क्या आ जाएगा? वी डैश बराबर में 1 माइनस एन अपॉन आर टू। ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर समझो जरा, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे, और मैंने कहा था जगह कम होती है, इस वजह से मुझे एडजस्ट करना ही पड़ेगा। सुनिए जरा, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से जोड़ो। देखो इधर ये वाला इसके साथ जुड़ेगा तो n बटे वी डैश, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा, यहां मैं लिखूंगा वायु, यहां मैं लिख देता हूं विरल, n1 और ये हो गया 1। समझ जाएंगे क्योंकि इधर जगह की जरूरत है। एक बार n बटे वी डैश, ये इधर वाला इसके साथ जुड़ेगा तो n अपॉन वी डैश माइनस 1 अपॉन यू, ये हुआ इधर का, इधर के साथ जुड़ेगा तो 1 अपॉन वी माइनस n अपॉन वी डैश बराबर, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा तो n माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 1 माइनस एन अपॉन R2। जो चीज़ें कट रही हैं वो आपके नज़रों के सामने, उन्हें काट दो। देखो ये n अपॉन वी डैश माइनस का और ये प्लस का खत्म हो गए। चलो अब जो बचा उसको बताओ, ये 1 अपॉन वी बचा प्लस का, और ये 1 अपॉन यू बचा माइनस का। इन दोनों में से n माइनस 1 तो ये है ही। अगर मैं आपसे कह दूँ इससे माइनस कॉमन कर लो, इससे अगर मैंने कहा माइनस कॉमन कर लो, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, नीचे बचेगा R2। समझ आया? ये 1 माइनस एन था, माइनस कॉमन किया जबरदस्ती तो n माइनस 1 बना, क्योंकि यहाँ n माइनस 1 था, इधर भी n माइनस 1 बनाया गया है। तो ये 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, इधर आ जाएगा n माइनस 1 बाहर, तो ये बचेगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। और यही है वो डेरिवेशन जिसकी आप खोज करना चाहते थे। ये लो, ये समझ आया? अब यहां से एक चीज और आपको समझना चाहिए, मैं कह दूं कि यदि वस्तु अनंत पर हो, बस इतनी सी बात, अगर मैंने कहा कि वस्तु अनंत पर है तो कुछ समझ जाओ, u की वैल्यू कहां पर है बोलिए जरा? ये वस्तु अनंत पर हो तो u इन्फिनिटी ली जाएगी। और बताओ ये वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा होगा? जल्दी से बताओ। फोकस पर। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर। ये बात आपको याद रखनी है। ये प्रतिबिंब बनने की स्थितियां होती हैं कि अगर वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब पक्का कहां पर बनेगा? फोकस पर। तो ये याद रखना। तो इस कंडीशन में कुछ बनेगा, वो फॉर्मूला मेन निकलेगा। अभी देखो जरा, ये यहां पर वैल्यू रखनी है आपको, u की जगह में अनंत, v की वैल्यू f, तो 1 अपॉन f बन जाएगा
माइनस लिख देते हैं। अतः इस फॉर्मूले से देखना है आपको, फॉर्मूला भी देखो, इस फॉर्मूले से आपको इसको देखना है, समझो जरा। तो 1/f माइनस 1 इन्फिनिटिव बराबर n-1 1/r1 -1/r2। अब देखो जरा यहां से 1/, ये f बना और ये तो 0 बना देगा, क्योंकि 1/, n तो 0 बनाता है। n-1 1/r1 -1/r2 ये बना। तो बताओ ये 1/f इक्वल क्या बना अपने पास, n-1 1/r1 -1/r2। ये समझ आया। अब जैसे ये बन जाए तो इसको भी ध्यान रखना। ये अब देखो दोनों समीकरणों की तुलना कर लो, दोनों समीकरणों की मेरे दोस्त तुलना करो और देखो जरा कुछ, इसकी और इसकी तुलना करो। मैं इसको भी अंडरलाइन करता हूं, ये तुम लोग आगे लिखते चलना उसी के। अगर इसकी और इसकी तुलना करो, मैं कहता हूं कि आप इन दोनों की तुलना करो जरा, इसकी इसकी तुलना करके देखोगे तो आपको पता चलेगा सर मैं ये समझ पा रहा हूं कि ये वैल्यू इसके बराबर है। देखो RHS बराबर है तो LHS बराबर होने चाहिए। तो 1 तुलना करने पर, तुलना करने पर जैसे ही आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे 1 जो f है वो इक्वल होना चाहिए 1/v -1/u के। और ये है डेरिवेशन का अंत। उम्मीद करते हैं आपने बहुत अच्छे ढंग से इसको तैयार कर लिया होगा, क्योंकि ये बड़े ही प्यार से मैंने आपको समझाया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। प्रकाशिकी के ढेर सारे न्यूमेरिकल जितने भी डेरिवेशन है सॉरी वो पढ़ते चलेंगे। और चैनल पर अगर अभी भी आपको लग रहा है कि हाँ आप इसे सीख पा रहे हो, आपके लिए बहुत कारगर है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपके एक बार सब्सक्राइब करने से मेरी बहुत हेल्प होगी। चलो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। एक और आगे पढ़ते हैं। पतले लेंस के लिए उत्तल का सॉरी न्यूटन का सूत्र, ये भी बहुत ज़रूरी है। पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र, चलो आ जाओ पहले इसको पढ़ो। सबसे पहले तो सूत्र के लिए पहले हम बनाते हैं चित्र। ये बना लिया उत्तल लेंस मैंने। फिर आपको पता होना चाहिए कि हम क्या बनाएंगे, इसके बाद मुख्य अक्ष बनाएंगे। तो यहां से बना ली ये मैंने मुख्य अक्ष। चलो ये बना दी। अब इसके ऊपर हमें रखना है एक ऑब्जेक्ट। ये बात आपको याद रखनी है मेरे दोस्त, ये ऑब्जेक्ट मैंने रख दी है, ये मैंने रख दी एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से आपको प्रकाश किरण चलानी है। तो मैंने कहा यहाँ से चलानी है सर मुझे प्रकाश किरण, तो मैं क्यों ना यहाँ से प्रकाश किरण चला दूँ। ये गई प्रकाश किरण, यूँ पहुँची। अब पतला लेंस है, पतले लेंस के लिए मान लो यहाँ मध्य से बात करते हैं हम लोग। जब भी ध्यान रखना, जब पतले लेंस के बीच से बात करेंगे, ठीक है हम लोग। अब ये जो ऐसे जाएगी ना वो हमेशा और हमेशा ऐसे गुजरेगी। ठीक है, ऐसे गुजरेगी। ये गुजरेगी जहां से उसका नाम होगा फोकस, जहां से गुजरेगी उसका नाम क्या हो जाएगा, फोकस। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि इसको इधर से गुजारो एक पॉइंट, पहले मैं नाम देता हूं इसका, मैं पहले नाम देता हूं। देखिए जरा, मैंने कहा ये देखो समांतर है, समांतर जहां से गुजरती है उसका नाम होता है फोकस। एफ डैश नाम दे देता हूं और इधर वाले का नाम एफ में दे देता हूं। ठीक है, ये एफ है और वो एफ डैश है। अब यहां से आपको समझना ये है कि हमें क्या करना है, एक और प्रकाश किरण ले जानी, बशर्ते इस बार आपको ले जानी है फोकस से। ये लो ये बना दिया। अब बता जो देखो समांतर
फोकस से गुजरेगी। समांतर वाली लाइन फोकस से गुजर रही तो फोकस वाली लाइन समांतर हो जाएगी, बस ऐसे। ठीक है, ये बातें। अब थोड़ा सा और एक काम मुझे और करना चाहिए था, वो मैं थोड़ा सा और कर ही दूं तो अच्छा रहेगा। एक लाइन, दो लाइन। ऐसे। अब सही है, इस फोकस को तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ ना, और उसको मैं चेंज नहीं कर सकता था। ऐसे। ठीक है, और मैं थोड़ा बहुत अरेंज कर दूंगा, और बाकी आप समझदार भी हैं। ये कुछ यूं जा रहा है, ये लो पहुंचा दिया ऐसे। ये कुछ यूं निकलेगा। अब देखो जरा, ये जो है ना, ये प्रकाशिक केंद्र होता है, मैंने अभी पीछे हिंट में बता दिया था। ये हो गया प्रकाशिक केंद्र सी। और इस फोकस की रही बात, तो हम फोकस को इरेज करके यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसका नाम आप देंगे सी। ये है सी। ओ तेरी की गड़बड़ कर दिया मैंने, सब कुछ अभी गड़बड़ हो जाता। चिन्ह चेंज करता हूं मैं जल्दी जल्दी। इसका नाम है सेंटर सी, इसका नाम है फोकस एफ, और ये जो इस पॉइंट पर मिल रहे हैं इनका नाम मैं कुछ और दे दूंगा। ठीक है, यहां से अब आपके पास, अच्छा इनको भी मिला देता हूं मैं, इसको भी मिलाऊंगा, क्योंकि वो छूटा क्यों है, इसको भी मिलाना चाहिए। हम्म, क्यों गलत। ये लो, अब समझो जरा, मैंने कहा ये है ऑब्जेक्ट। ये लो, इसका नाम मैंने ए बी दिया, मैं इसका नाम ए बी दे देता हूँ। इसका नाम है ए, और ऊपर वाले का नाम हो जाएगा बी। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम ए डैश, इसका नाम बी डैश। समझ गए? अब सुनो ज़रा, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ से आपको जितनी भी वैल्यू लेनी है वो आपको न्यूटन के सूत्र में जैसे मैं कहूँ वैसे लेना है आपको। सुनिए अब ज़रा ध्यान से, एक डिस्टेंस यहाँ से आपको यहाँ तक की लेनी है। लेंस पतला है, काम चलेगा अपना। और एक डिस्टेंस आपको यहाँ से लेनी, बीच से हम लोग कट कर लेंगे जहाँ तक की ज़रूरत। समझो ज़रा, अब मैं यहाँ पर बीच में ब्रेक करूँगा इनको। एक तो एफ के सामने से ब्रेक करूँगा इस पॉइंट से लगभग ऐसे यहाँ तक की, और एक इधर से ब्रेक करूँगा इस एफ के सामने तक की ऐसे, और एक यहाँ से यहाँ तक की ब्रेक कर लूँ। ये है डिस्टेंस। देखो ज़रा, यहाँ से जो डिस्टेंस है ना, इनकी वैल्यू भी लिखनी है आपको। मैं मानूंगा ये डिस्टेंस है एक्स और ये है एफ। तो ये बताओ, एफ सी से एफ वाली तो एफ होती है, तो सी से एफ वाली एफ डैश वाली एफ डैश मान लो, और ये इधर की जो बचे उसको एक्स डैश मान लो। अब हमें न्यूटन का सूत्र लाना तो है, बशर्ते क्या लाना है ये आपको याद होना चाहिए, तभी तो ला पाओगे। कि यूं ही कुछ ले आओगे बेवजह ही, तो हम लाएंगे सर, कैसे लाएंगे, एक्स एक्स डैश
बराबर एफ एफ डैश, ये प्रूफ करना होता है कि एक्स एक्स डैश होगा वो एफ एफ डैश के इक्वल होगा। चलो आ जाओ और हल करना शुरू करो, बड़े प्यार से आराम से कर लोगे। दो त्रिभुज आपको देखने हैं। पहले तो इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को। इसका नाम मैं देता हूं कुछ, इसका भी नाम दूं पहले। इसका नाम मैं देता हूं एम और इसका नाम मैं देता हूं एन। तो इन त्रिभुज में आएंगे हम, जो त्रिभुज लिखने जा रहे हैं उस त्रिभुज को आप ध्यान से देखिएगा। ए बी एफ त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ए बी एफ और त्रिभुज सी एन एफ, सी एन एफ, सी एन एफ में समझ आया कौन कौन से? ये और ये देखो, ये वाला दिख रहा है ना, ये छोटा सा और ये वाला, ये समरूप हैं। जैसे कि हमने सबसे पहला डेरिवेशन पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग ये भी है। तो बताओ, लंब इसका लंब बटे इसका लंब बराबर इसका आधार बटे इसका आधार, समरूपता के सिद्धांत से। समरूपता के सिद्धांत क्या कहता है? इसका लंब बटे इसका लंब, मतलब ए बी बटे सी एन। ए बी बटे सी एन, ए बी और बटे में सी एन, और बराबर करेंगे हम इसका आधार ए एफ और बटे दूसरे वाले का आधार एफ सी या सी एफ। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से हम दोबारा लिखेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। अब कौन सा त्रिभुज आएगा समरूप वाला? ठीक है, समरूप त्रिभुज हम लेते हैं किसके बराबर? इन दोनों को देखो, इसको और इसको देखो। तो एम सी एफ डैश और ए डैश बी डैश एफ डैश में, तो ए डैश बी डैश एफ डैश कर सकते हो, ए डैश बी डैश एफ डैश। और कौन सा त्रिभुज होगा? एम सी एफ डैश में, एम सी एफ डैश, इधर वाले जो डबल टिक है ना, उन त्रिभुजों की बात हो रही है, इन त्रिभुजों की, इसकी और इसकी, इन दो त्रिभुजों की बात हो रही है। तो बताओ, इसका लंब बटे इसका लंब, तो क्या लिखोगे? ए डैश बी डैश। अच्छा, पहले इस त्रिभुज को लिख देता हूं मैं, वरना फिर थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा। समझो जरा, मैंने कहा पहले उस वाले को लिख दो, पहले इस त्रिभुज को लिख लो, एम सी एफ डैश, एम सी एफ डैश और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ डैश में। ठीक है, चलो आओ अब हल करो, जरा ध्यान से रखना। पहले इसका, तो एम सी बटे में ए डैश बी डैश, एम सी बटे में ए डैश बी डैश, एम सी के बाद ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार सी एफ डैश और बटे इसका आधार बी डैश एफ डैश। ठीक है, अब सुनो जरा, अब यहां पर वैल्यू बड़े प्यार से समझो। मैंने कहा ये जो बी एम था ये ए सी के पैरेलल है कि नहीं, तो आंसर होगा जी बिल्कुल है। तो मैं यहां पर लिखता हूं, हम लिखेंगे चूंकि जो बी सी है, सॉरी बी एम, जो बी एम है वो पैरेलल है बी एम, किसके? ए सी के, ए सी के। और मेरे दोस्त, ये जो सी बी डैश है ना, ये बी डैश सी, ये पूरी बोल सकते हो या तो फिर बी डैश सी बोल सकते हो सेपरेट में, कोई इसमें हर्ज नहीं है। बी डैश सी वो पैरेलल है ए एन डैश के या ए डैश एन के या एन ए डैश के। इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए
हम लोग कहेंगे कि देखो अगर ये दोनों पैरेलल तो ये गैप बराबर होगा, मतलब MC किसके बराबर होगा, AB के। इसलिए MC जो है वो AB के बराबर होगा, और साथ में जो A डैश B डैश है वो CN के बराबर होगा। A डैश B डैश जो है वो CN के बराबर होगा। ये वैल्यू रखो जरा। अतः अब बताओ जरा, MC बटे A डैश B डैश, MC की जगह में AB बटे A डैश B डैश की जगह में CN बराबर, इधर लिख लो CF डैश बटे B डैश F डैश। ये इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो आप, आपको कुछ पता चलेगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, अगर इन दोनों का प्रयोग करके एक बात देखोगे ध्यान से तो ये चीज दोनों की सेम है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो AF जो है और बटे CF ये बराबर होगा अपने पास CF डैश बटे B डैश F डैश, बराबर हो जाएगा। अब देखो जरा, ये वैल्यू उठाकर रखनी है आपको, और आंसर आपके सामने होगा, क्या डेरिवेशन का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कुछ भी आए पर बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट बर्बाद नहीं होना चाहिए आपका, और बर्बाद होने भी नहीं देंगे, ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है। बस लगे रहो मेहनत में। समझो जरा, लिखेंगे चित्र की वैल्यू देखो, AF ढूंढो, A से F कितना है बोलो, X। अब चूंकि AF बराबर है अपने पास F, AF जो है वो F के बराबर है। अब ये देखो, केंद्र के बाईं ओर की नेगेटिव, दाईं ओर की पॉजिटिव, ये बातें भूलनी नहीं है आपको। तो इधर की दोनों नेगेटिव, इधर की दोनों पॉजिटिव, तो ये AF का मान है X, AF का मान है X, सॉरी AF का मान है अपने पास X। यहां पर आ जाएगा X, कॉमा FC का मान कितना आ जाएगा बोलिए जरा, F से C तक कितना है, माइनस का F, क्योंकि बाईं तरफ है। वैसे ही अगर मैं कहूँगा C से F डैश की बात करो, तो ये आ जाएगा अपने पास C से F डैश की जब बात करेंगे, C से F डैश की जब बात करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस का, सॉरी प्लस का F, समझ जाएंगे। प्लस का F क्यों लिया, क्योंकि ये राइट साइड पे है। आगे जब हम F डैश से B डैश की बात करेंगे, वो आ जाएगा X, क्योंकि वो राइट साइड में है इसके केंद्र के। चलो वैल्यू रखो जरा। अतः बताओ, AF दिख रहा है, AF की वैल्यू माइनस की X, नीचे CF दिख रहा है, C से F कितना है, CF बोलो या FC, माइनस का F बराबर CF डैश कितना है F अपॉन B डैश F डैश कितना है X, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, X का गुणा इसका गुणा, तो X का X के साथ X डैश, यहाँ पर क्या है डैश है, ये X डैश बराबर F, और ये क्या है, ये कौन सा था CF डैश है, ये F डैश के बराबर, ये आ जाएगा F डैश, सॉरी वो है F और ये नीचे वाला है F डैश, ये है F और ये है F डैश, तो यहाँ पर बन जाएगा F डैश और ये बन जाएगा F डैश, और यही लाना था आपको आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये आपको ज़रूर समझ आया होगा। ये लो, अभी इसके बाद बहुत से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बचे हैं जो आपको एक एक करके करते जाना है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ेंगे अगले डेरिवेशन की तरफ।